गुड मॉर्निंग। आज हम लोग सीएमए इंटर का चैप्टर सीएमए इंटर ग्रुप वन लॉ एंड एथिक्स पेपर 6 में कॉर्पोरेट लॉ में चैप्टर डायरेक्टर करेंगे। यहाँ से 20 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है और सारा सम स्कैनर का आता है चैप्टर से, इसलिए इसका स्कैनर सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। मैं पूरा स्कैनर सॉल्व कराऊंगा प्लस पूरा चैप्टर भी सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, इस चैप्टर को बहुत अच्छा से समझिएगा। एक बार आप समझ लेंगे, सुन लेंगे अच्छा से, दोबारा आपको पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं होगी। ठीक है, मैं टू द पॉइंट डायरेक्टर चैप्टर में आ रहा हूँ। डायरेक्टर सेक्शन 2 सबसेक्शन 34 में डायरेक्टर का लॉ के हिसाब से मीनिंग क्या है। देखिए, डायरेक्टर मीन्स डायरेक्टर अपॉइंटेड टू द बोर्ड ऑफ द कंपनी। लॉ के हिसाब से बोला गया है डायरेक्टर उसी को बोलते हैं जो बोर्ड ऑफ कंपनी के बोर्ड में एज ए डायरेक्टर अपॉइंट हुआ है। डायरेक्टर मीन्स वह आदमी जो कंपनी के बोर्ड में एज ए डायरेक्टर अपॉइंट हुआ है, उसी को डायरेक्टर बोलते हैं। सेक्शन 2 सबसेक्शन 34 आपको ये याद रखना है। डायरेक्टर मीन्स ए डायरेक्टर हु अपॉइंटेड टू द बोर्ड ऑफ द कंपनी। समझ में है, जो कंपनी के बोर्ड में एज ए डायरेक्टर अपॉइंट हुआ है। अब इसका मीनिंग को समझिए, क्या होता है डायरेक्टर। सिंपल भाषा में मैं समझाता हूँ। डायरेक्टर मीन्स सिंपल सा भाषा ये है, मेंबर ऑफ द बोर्ड। बोर्ड लोगों का जो मेंबर होता है उसको बोलते हैं डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ मेंबर्स याद रखिए, बोर्ड का मेंबर का, कंपनी का जो बोर्ड है उसका मेंबर को बोलते हैं डायरेक्टर्स। खत्म। आगे देखिए, ए पर्सन हु कंट्रोल द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी मीन्स डायरेक्टर मीन्स वह आदमी जो कंपनी का मैनेजमेंट को कंट्रोल करता हो, मतलब कंपनी का मैनेजमेंट उसी के इशारे में काम करेगा, उसी को बोलते हैं डायरेक्टर। सिंपल भाषा में आपको ये याद रखना है, 3 वर्ड इसमें याद रखना है कि कंपनी का बोर्ड में जो डायरेक्टर अपॉइंट है उसको बोलते हैं डायरेक्टर्स। ये सिंपल सा। और 2 चीज़ याद रखना है, बोर्ड का मेंबर को ही डायरेक्टर बोलते हैं। दूसरा, डायरेक्टर क्या करता है, कंट्रोल करता है मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, कंपनी का मैनेजमेंट को कंट्रोल करता है। डायरेक्टर का सिंपल मीनिंग है ये, एग्जाम में आता है डिफाइन डायरेक्टर। तो तीनों पॉइंट आपको एकदम अच्छा से लिखना है। ठीक है, अब आ जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए, मिनिमम डायरेक्टर्स एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। याद रखिए, ओपीसी। ओपीसी नाम में समझ में आ रहा है, 1 पर्सन कंपनी मीन्स एक ही डायरेक्टर होगा, 1 डायरेक्टर्स। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कितने डायरेक्टर होने चाहिए, मिनिमम 2, याद रखिएगा। और पब्लिक लिमिटेड कंपनी में मिनिमम 3 डायरेक्टर होने चाहिए। ओपीसी में 1, प्राइवेट में 2 एंड पब्लिक में 3 डायरेक्टर्स। 1 2 3 का सीक्वेंस एकदम याद रखिएगा। ओपीसी 1, प्राइवेट लिमिटेड 2 एंड पब्लिक लिमिटेड 3। अब आता है मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। बोलता है मैक्सिमम किसी भी कंपनी में 15 डायरेक्टर अपॉइंट हो सकते हैं, लेकिन ये जो मैक्सिमम नंबर है याद रखिएगा, ओपीसी में नहीं, ओपीसी में एक ही डायरेक्टर होगा, लेकिन ओपीसी चाहे तो कर सकता है। मैक्सिमम देखिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स का बोलने का मतलब है कोई भी कंपनी 15 डायरेक्टर को मैक्सिमम अपॉइंट कर सकता है, और उससे ज़्यादा भी करना चाहे तो स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके कर सकता है। आपको मिनिमम का क्राइटेरिया याद रखना, मैक्सिमम में तो 15 याद रखना है बस आपको। यदि कंपनी चाहेगा तो फिर स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके मोर देन 15 से ज़्यादा हो सकता है। करेंटली ये याद रखना है, मिनिमम 1 2 3, मैक्सिमम 50। अब देखिए, एक एग्जाम का क्वेश्चन आया, ये बहुत बार क्वेश्चन आया, 3 बार आया, मैं 2 बार लिखा हूँ क्वेश्चन, 3 बार आया ये, 2017 और 2000 रिसेंट में भी 2019 में भी आया। डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या होता है, राइट शॉर्ट नोट ऑफ द फॉलोइंग टर्म। डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, मैं इस पूरे इसको इतना अच्छा से आपके माइंड में घुसा दूंगा, आप भूलेंगे नहीं ज़िंदगी में भी। देखिए, चीज़ को मैं आगे लैंग्वेज पढ़ा रहा हूँ लोग की, फिर आपको सिंपल भाषा में समझाऊंगा। ठीक है, every individual who want to become the director of the company shall make an application to the central government in form DR3 for allotment of director identification number। 10 नंबर बोलते हैं इसको। सिंपल सा भाषा ये है कि किसी भी आदमी को कंपनी का डायरेक्टर बनना है तो डायरेक्टर बनने से पहले उसके पास डिन नंबर होना चाहिए। कोई भी आदमी कंपनी का डायरेक्टर बनना चाहता है तो डायरेक्टर बनने से पहले उसके पास क्या होना चाहिए, डिन नंबर, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर होना चाहिए। चीज को समझिए, चीज को समझिए। कोई भी आदमी कंपनी का डायरेक्टर बनना चाहता है तो डायरेक्टर बनने से पहले उसको एक तो डिन नंबर लेना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट से। उस डिन नंबर के बेसिस में वह कंपनी का डायरेक्टर बन सकता है। ये समझ में आया।
तो डिन नंबर इज मैंडेटरी बिफोर अपॉइंटमेंट एज ए डायरेक्टर्स। डायरेक्टर बनने से पहले मेरे पास डिन नंबर होना चाहिए, तभी मैं डायरेक्टर बन पाऊंगा कंपनी का। उस डिन नंबर के बेसिस में ही कंपनी में मैं अप्लाई कर पाऊंगा कि मैं डायरेक्टर बनना चाहता हूँ। तो डायरेक्टर जो डिन नंबर है डायरेक्टर बनने से पहले का रिक्वायरमेंट है और वह मैंडेटरी है, हर डायरेक्टर को चाहिए। ठीक है, आगे देखिए। फॉर्म DR3 कैन बी डाउनलोड फ्रॉम वेबसाइट ऑफ MCA। DR3 जो डिन नंबर के लिए हमको फॉर्म DR3 फाइल करना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, वो कहाँ से मिलेगा हमको? MCA का वेबसाइट, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का वेबसाइट से, सिंपल भाषा में ROC का वेबसाइट, रजिस्टर्ड ऑफ कंपनी का वेबसाइट से मिलेगा। ठीक है। दिस फॉर्म शेल बी वेरीफाइड बाय ए प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी एंड कॉस्ट अकाउंटेंट। इस फॉर्म को वेरीफाइड करता है, कौन करता है? कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट, कोई भी कंपनी सेक्रेटरी या कोई भी कॉस्ट अकाउंटेंट इस फॉर्म को वेरीफाइड कर सकता है। वेरीफाइड मतलब फॉर्म बनने के बाद वो हमको चेक करके देगा, अपना DSC लगा के देगा, नहीं मैंने ये फॉर्म सही भरा है, ये फॉर्म आपका सही है, सारा इन्फॉर्मेशन जो दिया हुआ उसमें ट्रू है, तो उसको वेरीफाई करेगा। उसके बाद ही MCA उसको अप्रूव कर सकता है। बिना CA के वेरिफिकेशन के MCA उसको अप्रूव नहीं कर सकता है। उसके बाद देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट, CG मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट अलॉटेड डिन नंबर विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ अप्लीकेशंस। 30 दिन के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट वह डिन नंबर हमको दे देगा। हमको मीन्स डायरेक्टर को, जो डायरेक्टर बनना चाहता है। अब देखिए, मैं 5 पॉइंट को सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ। कोई भी कंपनी, कोई भी आदमी कंपनी का डायरेक्टर बनना चाहता है तो डायरेक्टर बनने से पहले उसके पास डिन नंबर होना चाहिए। तो डिन नंबर उसको कैसे मिलेगा? वह डिन नंबर के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अप्लाई करेगा कि हमको डिन नंबर दो। किस फॉर्म में अप्लाई करेगा? फॉर्म DR3। ये फॉर्म कहाँ से मिलेगा हमको? MCA का वेबसाइट से मिलेगा। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट उसको डिन नंबर अलॉट करता है। कितना दिन में? 30 दिन में। याद रखिए, 3 कंडीशन है। डायरेक्टर बनने से पहले हमको क्या करना पड़ेगा? DR3 फाइल करना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। ठीक है। DR3 हमको कहाँ से मिलेगा? MCA का वेबसाइट से। और DR3 भरने के बाद हमको उसको वेरीफाइड किससे कराना पड़ेगा? कोई भी प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी या कॉस्ट अकाउंटेंट उसको चेक करेगा। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट जब हम फॉर्म भर देंगे वहाँ से 30 दिन के अंदर हमको डिन नंबर दे देगा। उसके बाद बोलता है डायरेक्टर इंटीमेट टू द कंपनी विद इन 15 डेज। मेरे पास डिन नंबर आ गया, तब मैं कंपनी को इंटीमेट कर दूंगा, लो मेरे डिन नंबर ले लो और हमको डायरेक्टर अपॉइंट कर दो। लेकिन हमको जिस दिन मेरे पास गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट हमको देगा, वहाँ से 15 दिन के अंदर हमको कंपनी को देना पड़ेगा। एंड दिस डिन नंबर इज वैलिड फॉर द लाइफ टाइम ऑफ द डायरेक्टर। ये डिन नंबर मेरा पूरा लाइफ टाइम के लिए वैलिड है। मतलब एक डायरेक्टर एक लाइफ टाइम में एक ही डिन ले सकता है, एक से ज़्यादा कोई भी डिन नहीं ले सकता, क्योंकि उसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम तक है। तो जब भी कोई कंपनी का एक डायरेक्टर के पास एक ही डिन हो, चाहे भले वो 15 कंपनी में डायरेक्टर हो, लेकिन डिन नंबर उसके पास एक ही होगा। सिंपल सा प्रोसेस है, मैं भी बता रहा हूँ। कोई भी डायरेक्टर, कोई भी इंडिविजुअल डायरेक्टर बनना चाहता है, सबसे पहले उसको डिन नंबर लेना पड़ेगा। वह डिन नंबर कैसे मिलेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास वो एप्लीकेशन देगा DR3 में। DR3 कहाँ मिलेगा हमको? MCA का वेबसाइट में मिलेगा, ROC का वेबसाइट में मिलेगा। वह DR3 हमको वहाँ से MCA का वेबसाइट में मिलेगा। उस DR3 को हम वेरीफाइड कराएंगे चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी से। उसके बाद जब हम फॉर्म DR3 भर दे के सबमिट कर देते हैं, गवर्नमेंट को दे देते हैं, तो गवर्नमेंट वहाँ से हमको 30 दिन के अंदर डिन नंबर दे देता है। जैसे 30 दिन के पास मेरे पास आया डिन नंबर, हम 15 दिन के अंदर कंपनी को बता दिए मेरा डिन नंबर ये, और कंपनी हमको एज ए डायरेक्टर अपॉइंट कर लेगा। और ये दिस डिन नंबर का वैलिडिटी लाइफ टाइम है। मतलब एक डायरेक्टर के पास एक ही डिन हो सकता है। सिंपल सा चीज़ है। कीवर्ड्स याद रखना है आपको कि इंडिविजुअल फाइल करेगा DR3 सेंट्रल गवर्नमेंट को। फर्स्ट इंडिविजुअल क्या करेगा? DR3। डायरेक्टर बनने से पहले होना चाहिए डिन नंबर। तो डिन नंबर इज मैंडेटरी बिफोर अपॉइंटमेंट एज ए डायरेक्टर। डिन नंबर क्या है? मैंडेटरी है, जरूरी है। एंड दिस DR3 कैन बी डाउनलोड। ये हमको ये फॉर्म कहाँ से मिलेगा? MCA का वेबसाइट से मिलेगा। वहाँ से हम डाउनलोड करके फाइल करेंगे। उसके बाद फाइल करने के बाद ये वेरीफाइड होगा कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी या चार्टर्ड अकाउंटेंट, किसी एक से भी आप वेरीफाइड करा सकती है। उसके बाद फॉर्म सबमिट हो जाएगा। यहाँ पर वेरीफाइड करने के बाद फॉर्म सबमिट होगा। वहाँ से 30 दिन के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट हमको डिन नंबर इशू करेगा। और वह जहाँ से उसके बाद हमको जैसे मिला, हम 15 दिन के अंदर उस कंपनी को इंटीमेट करेंगे जहाँ हम डायरेक्टर बनना चाहते हैं। यह डिन नंबर की वैलिडिटी लाइफ टाइम है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आ रहा हूँ, उससे पहले एक लाइन बताता हूँ। देखिए,
बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल बिजनेस डिसीजन देयर इज ऑलवेज सीएमए का इस कॉर्पोरेट डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल है। इसीलिए सीएमए में पूरा फोकस कीजिएगा। सिचुएशन बुरा आएगा, कभी गिव अप करने का मन करेगा, कभी मत कीजिएगा। जब भी गिव अप करने का मन करे ये सोचेगा कि हम स्टार्ट क्या सोच के किए थे, वो बहुत ज़रूरी है। स्टार्ट जिस फीलिंग के साथ किए थे वही फीलिंग के साथ फिर से स्टार्ट कीजिएगा। बनना हमको बन के दिखाना है सीएम में, बस एक डिटर्मिनेशन। सक्सेस का एक ही रूल है, डिसिप्लिन एंड डिटर्मिनेशंस। ये दोनों रही, आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए हमेशा डिसिप्लिन मेंटेन कीजिएगा। कल पे कुछ मत छोड़िएगा। हम लोग छोड़ देते हैं कि आज नहीं पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे। कल कभी नहीं आता है मेरे बच्चों, याद रखना, कल कभी नहीं आएगा। आज पढ़ने का मन है, 5 मिनट पढ़ेंगे, लेकिन आज ज़रूर पढ़ेंगे। रूल्स जो डिसिप्लिन है उसको फॉलो कीजिए। समझ में आया? हम लोग कल के भरोसे छोड़ देते हैं तो कभी नहीं होगा। कल के भरोसे जिस दिन आप छोड़ दोगे कोई भी काम, आज मतलब अभी करना है, उस समय आप सक्सेस की तरफ जा रहे हो, सोच लेना आपका सक्सेस का रास्ता खुल गया है। इसीलिए मेन बात यही है, कल पे कुछ नहीं छोड़ना है, आज करना है, अभी करना है, एकदम माइंड सेट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं। देखिए, टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स पढ़ाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वुमेन डायरेक्टर्स, ये 2018 में क्वेश्चन आया है, ठीक है। Enumerate, explain the provision of Companies Act 2013 relating to women directors in a company। ये वुमेन एम्पावरमेंट के लिए आया था, वुमेन का डेवलपमेंट के लिए सेक्शन को लाया गया था। अब देखिए सेक्शन क्या बोलता है, किस कंपनी के लिए वुमेन डायरेक्टर का रिक्वायरमेंट है। ठीक है, मैं डायरेक्टली टू द पॉइंट में आ रहा हूँ। देखिए, एप्लीकेबिलिटी ऑफ वुमेन डायरेक्टर इन द फॉलोइंग कंपनी। यह कंपनी को वुमेन डायरेक्टर रखना ही पड़ेगा। इट्स मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्शन 149(1)। मतलब ये सब कंपनी जो क्राइटेरिया बता रहा है, इस कंपनी के लिए मैंडेटरी है रखना। समझ में आया? नहीं रखेगा तो फाइन लग जाएगा बहुत सारा। ठीक है, किस किस के लिए एप्लीकेबिलिटी, फिलहाल आप जानिए कि किस किस कंपनी को वुमेन डायरेक्टर रखना ही पड़ेगा। मैं थोड़ा नोट्स को जूम कर रहा हूँ, एक बार आप पढ़ लो। देखो, सबसे बोला गया है एवरी लिस्टेड कंपनी, जो कंपनी इंडिया में लिस्टेड है, लिस्टेड कंपनी में बताया था, जिस कंपनी का शेयर लिस्टेड है स्टॉक मार्केट में उसको बोलते हैं लिस्टेड कंपनी। लाइक रिलायंस ग्रुप, टाटा ग्रुप। घुमा फिरा के लिस्टेड कंपनी मीन्स बड़ी कंपनी। ठीक है, जो लिस्टेड कंपनी मीन्स बड़ी कंपनी जिसका नेटवर्थ 2 करोड़ से ज़्यादा होता है, जनरली वही सब लिस्टेड होती है। तो घुमा फिरा के बोलना एवरी लिस्टेड कंपनी मतलब हर बड़ी कंपनी, और एवरी अदर पब्लिक कंपनी हैविंग, और देखिए एवरी अदर पब्लिक कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ और मोर। देखिए, इक्वल टू है और मोर है, मतलब वह पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल कितना है, 100 करोड़ और उससे ज़्यादा है, टर्नओवर 300 करोड़ और उससे ज़्यादा है। मतलब सारी लिस्टेड कंपनी के लिए तो है, और वह पब्लिक कंपनी, एवरी अदर पब्लिक कंपनी लिखा हुआ है। देखिए, पब्लिक लिमिटेड लिखा हुआ है यहाँ, प्राइवेट नहीं है, मतलब ये प्रोविजन प्राइवेट लिमिटेड पे अप्लीकेबल है ही नहीं। तो अदर पब्लिक कंपनी, वह पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 100 करोड़ और उससे ज़्यादा है, टर्नओवर 300 करोड़ उससे ज़्यादा है, उसके लिए यह वुमेन डायरेक्टर का प्रोविजन अप्लीकेबल है। घुमा फिरा के ये बोलना चाहता है कि बड़ी कंपनियों के ऊपर वुमेन डायरेक्टर रखना मैंडेटरी है। रिलायंस ग्रुप, टाटा ग्रुप एटसेट्रा वुमेन डायरेक्टर को रखेंगे। बड़ी कंपनी में क्या क्या है यहाँ पर देखिए, लिस्टेड कंपनी है, इसको याद रखिएगा फिगर्स को, लिस्टेड कंपनी और वह पब्लिक कंपनी जिसका कैपिटल, पेड अप कैपिटल 100 करोड़ और उससे ज़्यादा है, और एनी वन कंडीशन याद रखिए, टर्नओवर 300 करोड़ और उससे ज़्यादा है। दोनों में से कैपिटल या टर्नओवर कोई भी क्राइटेरिया फुलफिल होगा तो उस पब्लिक कंपनी को, पब्लिक कंपनी है, उस पब्लिक कंपनी को वुमेन डायरेक्टर रखना ही होगा। ठीक है, अब आगे देखिए, एनी वैकेंसी शैल बी फिल्ड बाय द बोर्ड। बोलता है वुमेन डायरेक्टर का कोई भी वैकेंसी होता है, वुमेन डायरेक्टर छोड़ना चाहती है कंपनी को, रिटायरमेंट लेना चाहती है तो वैकेंट कर सकती है ऑफिस, लेकिन उस वैकेंसी को अपॉइंट करेगा, उसकी जगह जो दूसरा वुमेन डायरेक्टर है उसको कंपनी का बोर्ड ही अपॉइंट कर सकता है, शेयर होल्डर नहीं, बोर्ड ही अपॉइंट करेगा, क्योंकि बोर्ड ही मैनेजमेंट देखता है कंपनी का। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लोग ही दूसरा वुमेन डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकते हैं, लेकिन दूसरा अपॉइंट करने के लिए क्राइटेरिया क्या है, इमीडिएट नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग, जिस बोर्ड जब उसका रिटायरमेंट हुआ है, जब उसने ऑफिस छोड़ा, उसके नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग में दूसरा वुमेन डायरेक्टर को अपॉइंट कर लिया जाएगा, या और है 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ सच वैकेंसी। 3 महीना, जब वैकेंसी हुई वहाँ से 3 महीना तक, विच एवर इज लेटर, जो
लेटर हो सके, उसमें से दोनों में से जो लेटर हो सके उसके अंदर हमको एक वुमेन डायरेक्टर बोर्ड को अपॉइंट करना ही पड़ेगा। याद रखिएगा, इसका मेन है एप्लीकेबिलिटी ऑफ वुमेन डायरेक्टर, किस कंपनी पे वुमेन डायरेक्टर का प्रोविजन एप्लीकेबल है। याद रखिए, हर लिस्टेड कंपनी पे, और वह पब्लिक कंपनी जिसका कैपिटल 100 करोड़ और उससे ज़्यादा है, टर्नओवर 300 करोड़ और उससे ज़्यादा है। सिर्फ दो पॉइंट याद रखना, लिस्टेड प्लस अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी में पेड अप कैपिटल 100 करोड़ और मोर, और टर्नओवर 300 करोड़ और मोर। ये देखिए क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है, 2018 का रिसेंट क्वेश्चन है ये, एकदम इतना जरूर लिखना। अब आ जाता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार एकदम करंट एग्जाम में 2-3 टर्म में आने वाला ही है, क्योंकि ये भी कॉर्पोरेट का मेन टॉपिक बन के रखा है। आंसर द क्वेश्चन, ठीक है। हाउ मेनी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैव्स टू बी अपॉइंटेड इन द कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट 2003। कितना इंडिपेंडेंट डायरेक्टर किस किस कंपनी को अपॉइंट करना चाहिए वो पूछ रहा है। एंड डिस्क्राइब द टर्म इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अंडर द कंपनीज एक्ट। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का टर्म्स को आप एक्सप्लेन करो। दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, सबसे पहले मैं समझा रहा हूँ नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स क्या है। देखिए, बोलता है लिस्टेड कंपनी। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मतलब सिंपल सा मीनिंग है डिसइंटरेस्टेड डायरेक्टर। वह डायरेक्टर जिसका कंपनी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, प्रॉफिट कमाने का कोई इंटरेस्ट नहीं है, कंपनी से प्रॉफिट कमाने का कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसी को बोलते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। बाहर का डायरेक्टर जिसका प्रॉफिट मोटिव इंटेंशन नहीं है, जिसका प्रॉफिट मोटिव इंटेंशन नहीं है, कंपनी का अच्छा चाहता है लेकिन सिर्फ प्रॉफिट कमाना नहीं चाहता, वेल्थ मैक्सिमाइज भी होना चाहिए, अदर पॉइंट भी होना चाहिए, खाली प्रॉफिट पर्पस नहीं है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मतलब सिंपल सा देखिए डिसइंटरेस्टेड डायरेक्टर। बाकी मैं इसका प्रोविजन में आपको डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है। देखिए, सबसे पहले है नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का नंबर्स क्या है। लिस्टेड कंपनी, लिस्टेड कंपनी बताएं वह कंपनी जिसका शेयर लिस्टेड है स्टॉक मार्केट में। लिस्टेड कंपनी के लिए कितना होना चाहिए, 1/3 ऑफ द टोटल डायरेक्टर्स। माने लिस्टेड कंपनी में जितना डायरेक्टर होगा उसको 3 से डिवाइड कर दीजिएगा, जितना आएगा उतना इंडिपेंडेंट डायरेक्टर उस कंपनी को रखना ही पड़ेगा। एग्जांपल सपोज मेरी एक लिस्टेड कंपनी है, उसमें 15 डायरेक्टर है, 15 को मैं 3 से डिवाइड कर रहा हूं तो 5 आ रहा, तो उस लिस्टेड कंपनी को 5 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखना ही पड़ेगा। और एक चीज बोला, एनी फ्रैक्शन राउंडेड ऑफ मतलब सपोज मेरी कंपनी में 10 डायरेक्टर है, 10 को मैं 3 से डिवाइड कर रहा हूं तो 3.33 आ रहा है, लेकिन उसकी जगह एक फ्रैक्शन को हम राउंडेड ऑफ कर देंगे, मतलब 4 कर देंगे, याद रखिएगा। तो लिस्टेड कंपनी में कितना है, जितना डायरेक्टर है उसका 1/3 रखना पड़ेगा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। अब दूसरा है पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी में बोलता है मिनिमम 2 डायरेक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस ऑफ पब्लिक कंपनी। बोलता है हर कंपनी के लिए नहीं चाहिए, हर पब्लिक कंपनी के लिए नहीं चाहिए। ये जो मैंने क्राइटेरिया दिया वो क्राइटेरिया जो कंपनी फुलफिल करेगी उस पब्लिक कंपनी में मिनिमम 2 डायरेक्टर होने चाहिए इंडिपेंडेंट, ठीक है। देखिए किस किस पब्लिक कंपनी में चाहिए। बोलता है हैविंग पेड अप कैपिटल 10 करोड़ और मोर। वह पब्लिक कंपनी जिसके पास पेड अप कैपिटल कितना है, 10 करोड़ और उससे ज़्यादा है। और पेड अप कैपिटल नहीं है तो छोड़ो, हैविंग टर्नओवर 100 करोड़ और मोर। वह पब्लिक कंपनी जिसका टर्नओवर 100 करोड़ और उससे ज़्यादा है। और हैविंग आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट्स डिबेंचर लोन एक्सीडिंग 50 करोड़ है, इक्वल नहीं है। देखिए 50 करोड़ इन एग्रीगेट्स, मतलब यदि कंपनी ने कुछ लोन देके रखा है, कुछ डिबेंचर देके रखा है, या कुछ लोन देके रखा है, सब मिला के भी 50 करोड़ होगा तो भी चलेगा, उस 50 करोड़ से ज़्यादा, या छोटा छोटा 4 पार्टी को लोन दिया तो सारा लोन हम मिला दिए 50 करोड़ से ज़्यादा होगा, तब 50 करोड़ से एक्सीडिंग है। 50 करोड़ होने से दरकार नहीं, 50 करोड़ एक्सीडिंग लिखा हो, 50 करोड़ से ज़्यादा। मतलब याद रखिए वह पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 10 करोड़ है और उससे ज़्यादा है, या टर्नओवर 100 करोड़ है या उससे ज़्यादा है, या वह पब्लिक कंपनी जिसने 50 करोड़ से ज़्यादा का लोन देके रखा है, उस पब्लिक कंपनी को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखना पड़ता है। मिनिमम 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर उस पब्लिक कंपनी को रखना पड़ेगा। समझ में आया, चीज को समझिए। नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स में लिस्टेड कंपनी है, पब्लिक कंपनी मीन्स प्राइवेट लिमिटेड के ऊपर यह प्रोविजन अप्लीकेबल नहीं है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को वुमेन डायरेक्टर भी नहीं रखना है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी नहीं रखना है। ये दोनों प्रोविजन उस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पे अप्लीकेबल नहीं है। अब देखिए डेफिनेशन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ठीक है, देखिए डेफिनेशंस।
बोलता है एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मीन्स डायरेक्टर अदर देन ए एमडी और ए होल टाइम डायरेक्टर और ए नॉमिनी डायरेक्टर। मीन्स इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स यह तीन तो हो ही नहीं सकता है, एमडी नहीं हो सकता है, मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं हो सकता है, होल टाइम डायरेक्टर नहीं हो सकता है और नॉमिनी डायरेक्टर नहीं हो सकता है। ये तीनों चीज़ क्या है मैं आपको बताऊंगा। एमडी क्या होता है, होल टाइम डायरेक्टर क्या होता है और नॉमिनी डायरेक्टर क्या होता है, हम लोग आप आगे पढ़ेंगे। सिर्फ शॉर्ट में एक बार बता दे रहा हूँ। नॉमिनी डायरेक्टर मतलब यदि हम किसी बैंक वगैरह से लोन लेते हैं तो बैंक में मेरी कंपनी में अपना नॉमिनी डायरेक्टर अपॉइंट करता है। होल टाइम डायरेक्टर मीन्स जो कंपनी का होल टाइम एम्प्लॉयमेंट का काम करता है, कंपनी में दिन भर ही पड़ा रहता है, काम करता है। और एमडी मतलब जिसके पास पूरा पावर है कंपनी को कंट्रोल करने का। सिंपल सा मीनिंग यही है। बाद में मैं नेक्स्ट टॉपिक में आपको ये समझाऊंगा कि एमडी, होल टाइम डायरेक्टर और नॉमिनी डायरेक्टर क्या होता है। फिलहाल के लिए यही समझ लीजिए कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मीन्स वह डायरेक्टर जो एमडी नहीं होगा, होल टाइम डायरेक्टर नहीं होगा और नॉमिनी नहीं होगा, नॉमिनी डायरेक्टर नहीं होगा। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मीन्स डायरेक्टर अदर देन, मतलब इसको छोड़ के एमडी, होल टाइम डायरेक्टर एंड नॉमिनी डायरेक्टर। डेफिनेशन में दिया है इसीलिए आप पढ़ रहे हैं। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मीन्स वह डायरेक्टर जो कंपनी का एमडी नहीं होगा, होल टाइम डायरेक्टर नहीं होगा और नॉमिनी डायरेक्टर नहीं होगा। हु क्या होगा, देखिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में ये सब क्वालिटी होनी चाहिए। हु सबसे पहले बोलता है, देखिए हु क्या, देखिए सबसे पहले बोलता है हु पर्सन्स ऑफ इंटेग्रिटी होना चाहिए, प्लस पोजीशन पोजेस रेलिवेंट एक्सपर्टाइज एंड एक्सपीरियंस। देखिए दोनों का मतलब बहुत जरूरी है। पर्सन ऑफ इंटेग्रिटी मतलब ईमानदार आदमी होना चाहिए, वो भरोसे लायक आदमी होना चाहिए, प्लस पोजेस करेगा रेलिवेंट एक्सपर्टाइज। रेलिवेंट एक्सपर्टाइज मतलब सपोज स्टील की कंपनी है तो स्टील का एक्सपर्ट होना चाहिए। स्टील मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी है तो स्टील मैन्युफैक्चर होना चाहिए। सपोज फार्मा की कंपनी है तो कम से कम वो बी फार्मा का कैंडिडेट, बी फार्मा किया हुआ हो, मतलब उसको फार्मा की नॉलेज हो, एक्सपर्टाइज हो उस फील्ड में। तो रेलिवेंट मतलब उस फील्ड का एक्सपर्टाइज। रेलिवेंट एक्सपर्टाइज मतलब उस फील्ड का, जो कंपनी जो करती है उस फील्ड का, उस काम का वो एक्सपर्टाइज होना चाहिए। दो चीज होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए प्लस रेलिवेंट एक्सपर्टाइज एंड एक्सपीरियंस होना चाहिए। मतलब रेलिवेंट वो एक्सपर्टाइज भी होगा, उसको एक्सपीरियंस भी होगा पुराना। तो पहला पॉइंट में याद रखें, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के पास पहली क्वालिटी क्या होगी, वो सबसे पहला ईमानदार होगा, पर्सन ऑफ इंटेग्रिटी होगा, ईमानदार होगा, प्लस उसके पास रेलिवेंट एक्सपर्टाइज होगा, मतलब उस रेलिवेंट फील्ड का एक्सपर्टाइजेशन होगा उसके पास, मतलब रेलिवेंट एक्सपर्टाइज प्लस एक्सपीरियंस होगा। तो सिंपल सा याद रखिए, पहला पॉइंट में याद रखना ईमानदार होना चाहिए और एक्सपर्टाइज होना चाहिए, बस इतना ही याद रखना। एक्सपर्टाइज किसमें, रेलिवेंट फील्ड का, ठीक है। दूसरा देखो, दूसरा पॉइंट बोलता है हु इज और वाज नॉट द प्रोमोटर ऑफ द कंपनी। वह कंपनी का कभी प्रोमोटर है न था। प्रोमोटर नहीं होना चाहिए, या तक कि जो इंटरेस्टेड पार्टी नहीं है उसी को ही अपने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाएंगे। प्रमोटर तो कंपनी का करता धरता ही है, वो तो कंपनी में फुल इंटरेस्टेड है, उसको तो बनाएंगे नहीं। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का क्या रोल है कि कंपनी में कुछ गलत हो रहा तो उसको रोकना, प्रमोटर को सारा पैसा कमाने नहीं देना, एम्प्लॉय को भी पैसा देना, और कंपनी पूरा टैक्स उसका पेमेंट कर रहा है कि नहीं, सब चीज़ देखना। कंपनी में कोई क्राइम नहीं होना चाहिए, कंपनी में कुछ इलीगल नहीं होना चाहिए। समझ में आया? देखिए नोट्स में देखिए, आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखिए क्या लिखा हुआ है, इज और वाज नॉट द प्रोमोटर ऑफ द कंपनी। मीन्स इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कंपनी का प्रमोटर नहीं होना चाहिए। उसके बाद देखिए ऑब्लिक देखिए मैंने लिखा HC, मतलब होल्डिंग कंपनी, मेन कंपनी में, ऑब्लिक होल्डिंग कंपनी में, ऑब्लिक सब्सिडरी कंपनी में, ऑब्लिक एसोसिएट कंपनी में। मतलब वह प्रमोटर नहीं हो सकता है किसी भी मेन कंपनी में, उसका होल्डिंग कंपनी में भी प्रमोटर नहीं हो सकता है, उसका सब्सिडरी में भी प्रमोटर नहीं हो सकता है, और उसका एसोसिएट में भी प्रमोटर नहीं हो सकता है। मतलब प्रमोटर को कभी भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बना सकते हैं। प्लस और देखिए हु इज नॉट रिलेटिव ऑफ प्रमोटर ऑब्लिक डायरेक्टर ऑफ कंपनी, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी एंड एसोसिएट कंपनी। मतलब सीधा सा बात है, प्रोमोटर को तो हम लोग नहीं बना सकते इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, प्लस रिलेटिव ऑफ प्रोमोटर्स, मेरा कंपनी का जो प्रोमोटर है उसका रिलेटिव को भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बना सकते हैं। प्लस रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर्स, मेरा कंपनी का डायरेक्टर हो
या होल्डिंग कंपनी का डायरेक्टर हो या सब्सिडियरी कंपनी का डायरेक्टर हो या एसोसिएट कंपनी का डायरेक्टर हो, उसका रिलेटिव को भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बना सकते हैं। क्यों नहीं बनाते, लॉजिक समझिए। आज मेरा कंपनी का प्रमोटर कंपनी को कोई फ्रॉड कर रहा है, ठीक है, टैक्स का पैसा बचा रहा है, टैक्स नहीं दे रहा है, एक्सेट्रा, कंपनी में गंडगोल कर रहा है, और यदि उसी प्रमोटर को हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बना देंगे, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मतलब क्या, डिसइंटरेस्टेड डायरेक्टर, जो कंपनी का फैक्ट बताएगा बिना कोई माने इंटेंशन के, कंपनी का जो फैक्ट बताएगा, तभी पता चलेगा कि कंपनी फ्रॉड कर रहा है या नहीं कर रहा है। सारा शेयर होल्डर लोग किस पर डिपेंड है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के पास। बाकी तो डायरेक्टर सब में उसके प्रमोटर के कंट्रोल में रहता है, लेकिन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बाहर का पार्टी, उसके कंट्रोल में नहीं रहेगा, जो कंपनी का खुला चिट्ठा खोल देगा वो। तो कोई भी मीटिंग में गंडगोल होगा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर फैक्ट बोलेगा, ऐसे क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, वो क्योंकि एक्सपर्टाइज उस फील्ड का, उसको सब पता है कि सही क्या चीज़ गलत क्या है। इसीलिए यदि हम लोग प्रमोटर को यदि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बना देते हैं, वो तो कंपनी का पैसा मार रहा है, और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर यदि वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन जाएगा तो जनरल शेयर होल्डर, जनरल पब्लिक को पता ही नहीं चलेगा कि कंपनी इतना बड़ा फ्रॉड कर रहा है। जिसको समझिए, इसीलिए बाहर का पार्टी को, डिसइंटरेस्टेड पर्सन को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाते हैं। प्रमोटर इज ऑलवेज ए इंटरेस्टेड पर्सन फॉर द कंपनी। प्रमोटर हमेशा इंटरेस्टेड पर्सन रहा है कंपनी का, इसीलिए, और प्रमोटर का रिलेटिव भी तो उसका इंटरेस्टेड पर्सन हो गया, इसीलिए उसका रिलेटिव को भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बना सकते। 2 पॉइंट याद रखिए। पहला है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इंटेग्रिटी होगा, ईमानदार आदमी होगा, प्लस रेलिवेंट एक्सपर्टाइज होगा उसके पास, ठीक है, एक्सपर्टाइज एंड एक्सपीरियंस होगा। पहला यही है कि वह ईमानदार होगा, प्लस उसके पास अच्छा एक्सपीरियंस होगा। दूसरा, वह कंपनी का प्रमोटर नहीं हो सकता है और प्रमोटर का रिलेटिव भी नहीं हो सकता है। तीसरा पॉइंट देखिए, तीसरा पॉइंट में बोलता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नो पिक्यूनियरी रिलेशनशिप विथ कंपनी। कंपनी के साथ उसका पिक्यूनियरी रिलेशंस नहीं होना चाहिए। यदि किसी आदमी का कंपनी के साथ पिक्यूनियरी रिलेशन है तो उसको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बना सकते। अब सबसे पहला मेरा क्वेश्चन आता है कि पिक्यूनियरी रिलेशंस होता क्या है। देखिए, पिक्यूनियरी रिलेशनशिप मीन्स रिसीविंग ओनली डायरेक्टर रेम्युनरेशंस। देखिए, नो पिक्यूनियरी रिलेशनशिप लिखा हुआ है, चीज को समझिए। नो पिक्यूनियरी रिलेशनशिप, यहां होगा पिक्यूनियरी रिलेशनशिप मतलब होता है रिसीविंग ओनली डायरेक्टर रेम्युनरेशन लिखा हुआ है, ये चीज नहीं होगा। प्लस देखिए, पिक्यूनियरी रिलेशनशिप मतलब रिसीविंग ओनली डायरेक्टर रेम्युनरेशन प्लस कंपनी से डायरेक्टर का पैसा ले रहा है, प्लस दिस इनकम। ओके ओके ओके, देखिए क्या बोलना चाहता है, ये चीज को समझिए। मैं आपको कंफ्यूज हो रहे हैं, आप जो लिखा हुआ है इसमें थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है। नो पिक्यूनियरी रिलेशनशिप विद कंपनी, कंपनी के साथ पिक्यूनियरी रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए, यहाँ टाइपिंग एरर हो गया है। पिक्यूनियरी रिलेशनशिप मतलब वह आदमी जो कंपनी से, जिसका जो कंपनी से सैलरी ले रहा है प्लस कोई अदर इनकम भी ले रहा है। समझ में आया, कोई घूस वगैरह ले रहा है फ्रॉड करने के लिए, क्योंकि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स जेन्युइन काम करेगा, फ्रॉड का काम नहीं कर सकता है। चीज़ को समझिए, ये चीज़ को समझिए, चीज़ को बहुत बढ़िया से समझिए, मैं समझा रहा हूँ, बहुत काम का चीज़ है। देखिए, चीज को समझिए, पिक्यूनियरी रिलेशनशिप मतलब होता है कि वह रेम्युनरेशन तो ले रही है कंपनी से, प्लस उसका जो इनकम है 10% ऑफ टोटल इनकम होगा। यह नोट लिखा है, नोट काट दिया जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे दिस इनकम एक्सीडिंग 10% ऑफ टोटल इनकम। मतलब उसका सपोज इनकम है 5 लाख रुपया और वह कंपनी से ले रहा है 60,000 रुपया, मतलब 5 लाख का 10% होता है 50,000। ये जो इनकम है उसका रेम्युनरेशन इनकम 50,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन हो रहा है 60,000, तो कुछ एक्स्ट्रा पैसा चार्ज कर रहा है, एक्स्ट्रा पैसा कंपनी से ले रहा है, मतलब कंपनी के साथ मिल गया है, सीधा सा बात है। यदि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर उसका जो रेम्युनरेशन बोला गया है उससे ज़्यादा ले रहा है, मतलब कंपनी के साथ ये फ्रॉड में मिल गया है, इसीलिए इसको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बना सकते हम लोग। फिर समझ में आया, हटाना पड़ेगा। तो बोला गया इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का पिक्यूनियरी रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए कंपनी से। पिक्यूनियरी रिलेशनशिप मतलब रेम्युनरेशन तो ले रहा है प्लस ये इनकम उसका नोट कट जाएगा, यहाँ पर दिस इनकम एक्सीडिंग 10% ऑफ टोटल इनकम, यह इनकम उसका 10% टोटल इनकम होगा। सीधा सा बात है, कंपनी से इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सिर्फ रेम्युनरेशन लेगा और उससे ज़्यादा कुछ नहीं लेगा, एक्स्ट्रा पैसा नहीं लेगा, और वो जो रेम्युनरेशन लेगा उसका जो टोटल इनकम है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का उसका 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चीज़ को समझिए, नो पिक्यूनियरी रिलेशनशिप विथ कंपनी
होल्डिंग कंपनी, सब्सिडियरी कंपनी एंड एसोसिएट कंपनी, ये सबके साथ पिक्यूनरी रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। मतलब सिर्फ जेन्युइन रेमुनरेशन लेगा, रेमुनरेशन भी उसका जो टोटल इनकम है उससे 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। समझ में आया? 3 पॉइंट याद रखिएगा। यहाँ टाइपिंग एरर हो गया इसलिए आप कंफ्यूज हो गए। दिस इनकम नॉट हट जाएगा, दिस इनकम एक्सीडिंग 10% ऑफ टोटल इनकम अंडर रेमुनरेशन प्लस ये इनकम 10% ऑफ टोटल इनकम होगा, तब पिक्यूनरी रिलेशनशिप डेवलप हो जाएगा। ठीक है, देखिए पहला है वह ईमानदार आदमी होना चाहिए और एक्सपर्टाइज होना चाहिए। दूसरा वह प्रमोटर नहीं हो सकता और रिलेटिव ऑफ प्रमोटर नहीं हो सकता। सीधा सा पहला पॉइंट क्या है, माने वह ईमानदार आदमी होगा प्लस एक्सपर्टाइज होगा अपने फील्ड में। दूसरा वह प्रमोटर नहीं हो सकता, उसका रिलेटिव नहीं हो सकता। तीसरा पॉइंट क्या है कि पिक्यूनरी रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए उसका कंपनी के साथ, एसोसिएट कंपनी के साथ। मतलब उसको सिर्फ नॉर्मल रेमुनरेशन ही मिलना चाहिए और वह रेमुनरेशन टोटल इनकम का 10% से ज़्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है, 3 पॉइंट समझ। ये मैं डीपली क्यों पढ़ा रहा हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में 100% आएगा। चौथा पॉइंट देखिए, नन ऑफ माई रिलेटिव्स, मतलब उसका रिलेटिव, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का रिलेटिव होल्ड सिक्योरिटी एक्सीडिंग 50 lakhs, एफपी मतलब फेस वैल्यू, और 2% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल इन कंपनी, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडियरी कंपनी एंड एसोसिएट कंपनी। मतलब मेरा कोई रिलेटिव यदि किसी कंपनी में 50 लाख से ज़्यादा का क्या सिक्योरिटी होल्ड किया है या वह सिक्योरिटी 2% कैपिटल से ज़्यादा का होगा, तो उस कंपनी में हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकते। मतलब मेरा रिलेटिव का कर्म के कारण हम नहीं बन सकते। समझ में आ रहा है? तो सीधा सा बात है, यदि किसी आदमी का रिलेटिव कंपनी में, किसी कंपनी में सिक्योरिटी होल्ड करता है 50 लाख का या 2% ऑफ द पेड अप कैपिटल, तो उस कंपनी में एक्सीडिंग है, देखिए पर्सन होल्ड सिक्योरिटी मैंने 50 लाख से ज़्यादा का सिक्योरिटी होगा या 2% पेड अप कैपिटल उस कंपनी का यदि कोई लेके रखता है, मतलब 50 लाख का सिक्योरिटी या 2% पेड अप कैपिटल इन द कंपनी, 2% का जितना कैपिटल होता है उसका 2% ही ले लिया। 100 का सपोज 1000 कैपिटल है, उसका 20 का ले लिया मैंने, 20 रुपये का, तो उस कंपनी में हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकते। यदि मेरा रिलेटिव वहाँ इतना का सिक्योरिटी होल्ड करता है उसमें हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकते। या इंडेफिनेट एक्सीडिंग 50 लाख, या मेरा रिलेटिव ने उस कंपनी को 50 लाख का उधारी दिया है या उधारी लिया है, उस कंपनी से 50 लाख का उधारी लिया है मेरे रिलेटिव ने, तो उस कंपनी में हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकते हैं। इंडेफिनेट से याद है कि मेरे रिलेटिव ने ये कांड किया है तो उस कंपनी में हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकते। मेरे रिलेटिव ने सिक्योरिटी होल्ड किया है, दूसरा में मेरे रिलेटिव ने उधार लिया है, तीसरा में गिवन गारंटी टू थर्ड पार्टी एक्सीडिंग 50 लाख, मेरे रिलेटिव ने किसी थर्ड पार्टी को गारंटी दिया। चीज को समझिए, सपोज मेरे मामा का लड़का, ठीक है, मिस्टर एक्स का गारंटी देता है, ठीक है, और मिस्टर एक्स रिलायंस में काम करता है, तभी भी हम उस रिलायंस के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकते। माने मेरे रिलेटिव किसी और को भी देता है तभी भी हम वहां नहीं बन सकते। गिवन गारंटी, यदि गिवन गारंटी टू थर्ड पार्टी एक्सीडिंग 50 लाख से ज्यादा का, लिमिट याद रखिएगा, 20 लाख का दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। सपोज रिलायंस इंडस्ट्री है, उस मेरे रिलेटिव, मेरा मामा का लड़का रिलायंस में कोई काम करता है, उसको गारंटी दिया है तभी भी, लेकिन गारंटी का अमाउंट 50 लाख से ज़्यादा होना चाहिए। एक्सीडिंग 50 लाख होगा तब 10 लाख 5 लाख में बन सकते हैं। नो ट्रांजेक्शन एक्सीडिंग 2% ऑफ हिज ग्रॉस टर्नओवर, मतलब सपोज मेरा रिलेटिव्स रिलायंस ग्रुप को रॉ मटेरियल सप्लाई करता है, ठीक है, रॉ मटेरियल होता है 100 करोड़ का, यदि वो टोटल सप्लाई करता है 100 करोड़ का रॉ मटेरियल पूरा अपना कस्टमरों को, यदि उसका 2% मतलब 2 करोड़ का यदि वो रिलायंस ग्रुप में सप्लाई करता है, तब हम रिलायंस के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकते। मतलब ट्रांजैक्शन 2% से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। यदि एक्सीडिंग 2% से ज़्यादा का होगा तब हम वहाँ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकते। ये याद रखिएगा। नन ऑफ माई रिलेटिव, माने ये रिलेटिव लोगों का ये कांड के कारण हम उस कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकते। क्या क्या कांड है देखिए, पहला सिक्योरिटी होल्ड 50 लाख याद रखना है, लोन दिया हो 50 लाख से ज़्यादा का, सिक्योरिटी कितना है 50 लाख से ज़्यादा का, ज़्यादा एक्सीडिंग याद रखिए, लोन दिया हो रिलेटिव ने 50 लाख का, या कोई गारंटी दिया किसी थर्ड पार्टी को वहाँ 50 लाख से ज़्यादा, मतलब सिक्योरिटी, लोन और गारंटी तीनों 50 लाख से ज़्यादा का होगा, तब उस कंपनी में हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकते। या ट्रांजैक्शन 2% से ज़्यादा का होगा।
आपको 3 पॉइंट याद रखना है। यदि मेरा रिलेटिव ये कांड करता है तो उस कंपनी में हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकते। क्या है? सिक्योरिटी 50 लाख, सिक्योरिटी लोन और गारंटी 50 लाख से ज़्यादा का होगा तो उस कंपनी में हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकते, सीधा सा बात है। और यदि ट्रांजैक्शन 2% से ज़्यादा का होगा उसका टोटल टर्नओवर का, तो उस कंपनी में भी हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकते। यदि किसी कंपनी के साथ उसका ट्रांजैक्शन होता है और उसका टोटल ट्रांजैक्शन उसका टोटल टर्नओवर का 2% से ज़्यादा का है, तब भी नहीं बन सकते। 4 पॉइंट याद रखना है। मेरा रिलेटिव का ये कांड के कारण हम उस कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकते, सीधा सा बात। अब देखिए 5वां पॉइंट बोलता है नेदर मी और माई रिलेटिव, यदि हम या मेरा रिलेटिव उस कंपनी में KMP है, की मैनेजरियल पर्सनल है, डायरेक्टर है, CEO है, ये सब की मैनेजरियल पर्सनल है, CFO है, ये सब की मैनेजरियल पर्सनल में आ जाएगा। कंपनी सेक्रेटरी है या एम्प्लॉय ऑफ कंपनी, यदि मैं यदि किसी कंपनी में एम्प्लॉय हूँ, ऑब्वियसली मैं यदि एम्प्लॉय हूँ तो वहाँ का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकता हूँ। या मेरा रिलेटिव उस कंपनी में एम्प्लॉय है तो उस कंपनी का मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकता हूँ, सीधा सा याद है। यदि हम और मेरा रिलेटिव उस कंपनी में किसी कंपनी में KMP है या एम्प्लॉय है तो उस कंपनी के हम लोग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकते। देखिए 5 पॉइंट याद रखना आपको, ये बहुत डीपली पढ़ा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला कि मैं क्या हूँ, सबसे पहला इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ईमानदार होगा और रेलिवेंट एक्सपर्टाइज होगा, फर्स्ट। दूसरा, वह प्रमोटर नहीं होगा और रिलेटिव वह प्रमोटर नहीं होगा। तीसरा, उसका पिक्युलरी रिलेशनशिप नहीं होगा कंपनी के साथ, सिर्फ उसको रेमुनरेशन मिलेगा, वह भी रेमुनरेशन 10% टोटल इनकम से कम होगा, पिक्युलरी रिलेशन। चौथा, उसका रिलेटिव यह कांड किया होगा, चीज को समझिए। और पांचवा देखिए, नेदर वो और उसका रिलेटिव क्या है, KMP या एम्प्लॉय नहीं होगा कंपनी का। अब एक लास्ट पॉइंट जो बहुत जरूरी है, देखिए मैं लिख रहा हूं, खाली देख लीजिए, समझ जाएंगे। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के पास एक्सपीरियंस होगा, ऑब्वियसली एक्सपीरियंस होना चाहिए, बता दिया हूँ। एंड नॉलेज इन वन ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स, उसके पास ये सब एक फील्ड का एक्सपर्टाइज होगा। वो फिनांस का एक्सपर्टाइज होगा या लॉ का हो सकता है या मैनेजमेंट का हो सकता है या सेल्स का हो सकता है या मार्केटिंग या कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ऐसा में से एक फील्ड का वो एक्सपर्टाइज होगा, सीधा सा बात है। ये एक्सपीरियंस होगा प्लस नॉलेज होना चाहिए इसमें से एक फील्ड का। देखिए सिंपल सा ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का ये सारा पॉइंट सब याद रखिएगा। पहले ईमानदार होगा, वह रेलिवेंट एक्सपर्टाइज होगा। देखिए पहला पॉइंट याद रखना है, वह ईमानदार होगा, रेलिवेंट एक्सपर्टाइज होगा। दूसरा, वह प्रमोटर नहीं होगा और रिलेटिव प्रमोटर नहीं होगा। तीसरा बोलता है पिक्युलरी रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए उसका कंपनी के साथ, मतलब सिर्फ रेमुनरेशन मिलना चाहिए, वह भी रेमुनरेशन 10% ऑफ टोटल इनकम से कम होना चाहिए। और चौथा बोलता है उसका रिलेटिव ये सब कांड नहीं करके रखा हो, ठीक है। और पांचवा बोलता है कि वो और उसका रिलेटिव उस कंपनी में KMP और एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए। और पांचवा सिर्फ ये वो एक्सपर्टाइज होना चाहिए और ये सब फील्ड में एक फील्ड का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब एक लास्ट टॉपिक आ रहे हैं हम लोग, टाइप ऑफ, ये डायरेक्टर्स में बता रहा हूँ, नोट दे रहा हूँ, देखिए फिर मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए ब्रीफली जो है अदर टाइप्स ऑफ डायरेक्टर मैं समझा रहा हूँ कि पॉइंट का रेलिवेंट नहीं है लेकिन इसको समझना जरूरी है। नॉमिनी डायरेक्टर क्या होता है? डायरेक्टर नॉमिनेटेड बाई फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन है लोन के बैंक। यदि कोई बैंक हमको लोन देती है तो बैंक अपना एक नॉमिनी डायरेक्टर अपॉइंट करती है कि कंपनी में काम एक्चुअल में चेक सही कर रहा है कि नहीं, जिस सब्जेक्ट के लिए वो लोन लिया है उस सब्जेक्ट के लिए वो लोन यूज कर रहा है कि नहीं, वो सब जानने के लिए। तो सीधा सा बात यही है, नॉमिनी डायरेक्टर मीन्स डायरेक्टर नॉमिनेटेड बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उस डायरेक्टर को नॉमिनेट करती है और कंपनी अपॉइंट करती है, सीधा सा बात है। दूसरा है MD, मैनेजिंग डायरेक्टर क्या होता है? सब्सटेंशियल पावर ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ द कंपनी। सब्सटेंशियल मतलब फुल पावर है, मैनेजमेंट से जो चाहे वो करवा सकता है, उसको बोलते हैं MD। MD मतलब अल्टीमेट कंट्रोलर ऑफ द कंपनी। सब्सटेंशियल पावर, जिसके पास मैनेजमेंट का पूरा कंट्रोल है, उसको बोलते हैं MD। काम खत्म। होल टाइम WTD, होल टाइम डायरेक्टर मीन्स होल टाइम एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी। वह डायरेक्टर जो कंपनी का होल टाइम एम्प्लॉयमेंट, मतलब दिन भर वहीं रहता है, वहीं काम करता है, सीधा सा बात है। रेसिडेंट डायरेक्टर, ये एक बार समझा दे रहा हूँ कि काम का चीज़ है। होल टाइम एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी इज WTB। रेसिडेंट डायरेक्टर मीन्स ये नया कंसेप्ट है। देखिए एवरी कंपनी हैव एटलीस्ट वन डायरेक्टर हु स्टे इन इंडिया 182 डेज और मोर ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर। मतलब हर एक कंपनी के ये प्रोविजन सब कंपनी के लिए एप्लीकेबल है। हर एक कंपनी में एक रेसिडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। रेसिडेंट डायरेक्टर उसको बोलते हैं जो इंडिया में 182 दिन और उससे ज़्यादा रहा हो प्रीवियस ईयर, उसी को बोलते हैं रेसिडेंट डायरेक्टर। इंडिया में 182 दिन रहेगा या उससे ज़्यादा रहा हो प्रीवियस ईयर,
सीधा सा बात, ये हर कंपनी को एक रेजिडेंट डायरेक्टर रखना पड़ेगा। अब आता है एडिशनल डायरेक्टर। एडिशनल डायरेक्टर क्या है? बीओडी अपॉइंट व्हेन एक्स्ट्रा लोड वर्क ऑन करेंट डायरेक्टर। बोलता है जब एक्स्ट्रा काम बहुत सारा आ जाता है कि करेंट डायरेक्टर लोग नहीं कर सक रहा है, तो कंपनी को लगता है कि एक एडिशनल डायरेक्टर रख लो कि डायरेक्टर का कुछ काम कम होगा, इसीलिए बीओडी मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कंपनी का बोर्ड, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बीओडी मतलब कंपनी का बोर्ड एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट कर सकता है जब एक्स्ट्रा वर्कलोड आ जाता है, लेकिन वह डायरेक्टर सिर्फ नेक्स्ट एजीएम तक ही रहेगा, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली रिटायर हो जाएगा। ठीक है। अब आता है अल्टरनेट डायरेक्टर। इफ एनी डायरेक्टर गो आउटसाइड इंडिया फॉर द पीरियड एक्सीडिंग 3 मंथ्स, यदि कोई डायरेक्टर फॉरेन घूमने के लिए जा रहा है 3 महीना और उससे ज़्यादा के लिए, एक्सीडिंग 3 महीना से ज़्यादा के लिए, तब बीओडी बोलता है कि नहीं, इंडिया में तुमको एक डायरेक्टर चाहिए अफेयर्स देखने के लिए, तब बोर्ड एक अल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट कर सकता है। अल्टरनेट डायरेक्टर मतलब सीधा सा बात है, यदि कोई डायरेक्टर 3 महीना के लिए बाहर जाता है इंडिया से, उसकी जगह अपॉइंट किया जाता है। फर्स्ट डायरेक्टर सब्सक्राइबर ऑफ द मेमोरेंडम, एमओए मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जो फर्स्ट टाइम जब कंपनी बनता है और सब्सक्राइब करता है मेमोरेंडम, मतलब फर्स्ट टाइम शेयर अलॉट होता है उसको, फर्स्ट टाइम वो कंपनी में पैसा लगाता है, उसी को बोलते हैं सब्सक्राइबर। जो फर्स्ट टाइम जब कंपनी बनता है, सब्सक्राइबर लोगों से कुछ पैसा लिया जाता है, शेयर अलॉट किया जाता है, और उसी को बोलते हैं सब्सक्राइबर ऑफ मेमोरेंडम, माने सब्सक्राइब किया है, फर्स्ट टाइम ये सब्सक्राइबर बना है कंपनी का, उसको बोलते हैं फर्स्ट डायरेक्टर। सब्सक्राइबर ऑफ द मेमोरेंडम को जो फर्स्ट टाइम सब्सक्राइब करता है, उसी को बोलते हैं फर्स्ट डायरेक्टर। अब एक स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर का कंसेप्ट समझ लीजिए। दिस प्रोविजन इज एप्लीकेबल ओनली ऑन लिस्टेड कंपनी। यह प्रोविजन सिर्फ लिस्टेड कंपनी के लिए एप्लीकेबल है, मतलब स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर सिर्फ लिस्टेड कंपनी में होगा, ना पब्लिक कंपनी में होगा, ना प्राइवेट कंपनी में होगा, सिर्फ लिस्टेड कंपनी में होगा। शेयर होल्डर हैविंग शेयर्स ऑफ नॉट मोर देन 20,000 नॉमिनल वैल्यू, मतलब वह शेयर होल्डर लोग जिसके पास 20,000 से कम का शेयर है, उन लोग सब मिलके एक छोटा सा अपना शेयर होल्डर, जो छोटा छोटा शेयर होल्डर है, अपना एक डायरेक्टर अपॉइंट करता है कंपनी में, उसको बोलते हैं स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। समझ में आया? दिस प्रोविजन ये सिर्फ लिस्टेड कंपनी में, और छोटा छोटा शेयर होल्डर लोग जिसका शेयर, छोटा शेयर होल्डर मतलब जिसके पास 20,000 से कम का शेयर है, उन लोग एक अपना डायरेक्टर अपॉइंट करता है, उसको बोलते हैं स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। टाइप ऑफ डायरेक्टर में आपको सब समझा दिया हूँ, एक बार देख लीजिए, ये उतना रेलिवेंट नहीं है। दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, वुमेन डायरेक्टर, इसमें जरूर देखिएगा, एग्जाम में आएगा, डी नंबर आया हुआ है, और ये सब मैं कंसेप्चुअली आपको समझा दिया हूँ कि नॉलेज में आपको आ जाएगी किसको बोलते हैं। ठीक है, फिलहाल आज के लिए इतना ही है। थैंक यू। गुड मॉर्निंग। आज हम लोग सीएमए इंटर का लॉ एंड एथिक्स का डायरेक्टर का सेकंड क्लास करा रहे हैं। डायरेक्टर का 20 नंबर का क्वेश्चन आपका आता ही आता है, और इसके अंदर का सारा सम सॉल्व हो रहा है। और आज जो मैं कराऊंगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है, बहुत बार रिपीट हुआ है, मैंने 5 से 6 बार ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको छोड़िएगा मत, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं डायरेक्टली क्वेश्चन में आ रहा हूँ अब, ठीक है। सबसे पहले पढ़ेंगे अपने डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर। मीन्स वह आदमी, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर मीन्स वह आदमी जो डायरेक्टर बनने के लायक नहीं है, मतलब डायरेक्टर बनने के काबिल नहीं है। डिस्क्वालिफिकेशन माने उसके पास क्वालिफिकेशन नहीं है डायरेक्टर बनने का, सेक्शन 164। अब देखिए क्वेश्चन क्या आया हुआ है एग्जाम का, देखिए आपका जून 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है, डिस्कस द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 regarding disqualification for appointment of directors. A person shall not be eligible for appointment as a director of a company if he is, बोलता है एक आदमी कंपनी का डायरेक्टर बनने के लायक नहीं है यदि वह आदमी में ये सब क्वालिटी होगा तो, मतलब वह आदमी डिस्क्वालीफाई है, मतलब क्वालिफाई नहीं है, माने लायक नहीं है। यदि मैं जो आपको कंडीशन बताऊंगा, जो जो टर्म्स बताऊंगा, यदि उस आदमी में ये है तो वह कंपनी का डायरेक्टर बनने के लायक नहीं है, डिस्क्वालीफाई है, मतलब लायक नहीं। देखिए सबसे पहला पॉइंट पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। सबसे पहले बोलता है अनसाउंड माइंड एंड डिक्लेयर बाय कोर्ट। यदि कोई आदमी पागल है ऑब्वियसली, और वह चीज कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया है, तो वह आदमी कंपनी का डायरेक्टर बनने के लायक नहीं है। चीज को समझिए, अनसाउंड माइंड एंड डिक्लेयर बाय कोर्ट। पॉइंट देखिए, अब मैं दूसरा पॉइंट आपको पढ़ा रहा हूं, देखिए दूसरा पॉइंट बोलता है, पॉइंट सबको एकदम अच्छा से याद रखिएगा, मतलब यह आदमी
ये सब जिसमें क्वालिटी रहेगी वो आदमी कंपनी का डायरेक्टर नहीं बन सकता, सीधा सा बात है। सबसे पहला है अनसाउंड माइंड एंड डिक्लेयर बाय द कोर्ट, दूसरा है डिक्लेयर इंसॉल्वेंट बाय कोर्ट। सबसे पहला पॉइंट याद रखिएगा, कोई आदमी पागल है और कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया है। दूसरा, कोई आदमी इंसॉल्वेंट है और वह कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया है। इंसॉल्वेंट मतलब भिखारी हो गया, उसके पास आज के दिन कोई पैसा नहीं है। समझ में आया? कोई एसेट किसी, उसके पास कोई एसेट भी नहीं है। समझ में आया? इंसॉल्वेंट हो गया है, डिक्लेयर कर दिया है कोर्ट ने कि ये आदमी इंसॉल्वेंट हो गया, इसके पास कुछ पैसा नहीं है, भिखारी हो गया, कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया है। पहला पॉइंट याद रखिए, अनसाउंड माइंड एंड डिक्लेयर बाय कोर्ट। दूसरा है डिक्लेयर इंसॉल्वेंट बाय कोर्ट, कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया है कि यह आदमी भिखारी हो गया है। तीसरा पॉइंट, अप्लाइड फॉर इंसॉल्वेंट एंड हिज एप्लीकेशन इज पेंडिंग। चीज को समझिए, तीसरा पॉइंट बोलता है कि वह आदमी खुद अप्लाइड करता है, खुद बोल रहा है कि मैं इंसॉल्वेंट हो चुका हूं एंड उसका एप्लीकेशन पेंडिंग है किसी कोर्ट में। अप्लाइड फॉर इंसॉल्वेंट, चीज को समझिए। दूसरा पॉइंट में कोर्ट ने बोल दिया कि आदमी भिखारी है, तीसरा पॉइंट में बोलता है मैंने खुद ने बता दिया है, मैंने खुद ने अप्लाइड कर दिया कि मैं इंसॉल्वेंट हूं और मेरा एप्लीकेशन पेंडिंग है। तीन पॉइंट एकदम माइंड में सुन लीजिए, याद हो जाएगा। पहला, मैं पागल हूं, कोई पागल आदमी है और वह कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया, आदमी पागल है और वह कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया है। दूसरा, आदमी भिखारी हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया है। तीसरा, उस आदमी ने खुद ने ही डिक्लेयर कर दिया कि मैं इंसॉल्वेंट हूं। तीन पॉइंट एकदम सिंपल से याद आएगा। पहला अनसाउंड माइंड है, दूसरा इंसॉल्वेंट है, कोर्ट ने डिक्लेयर किया है, तीसरा इंसॉल्वेंट है, खुद ने डिक्लेयर किया उसने। समझ में आया? तीन पॉइंट। चौथा पॉइंट याद रखिएगा, देखिए, convicted by court for offense involving moral turpitude, बोलता है मैंने कोई ऑफेंस किया, मैंने कोई क्राइम किया है, उस आदमी ने क्राइम किया होगा प्लस उस क्राइम में मोरल टर्पिट्यूड। मोरल टर्पिट्यूड में मतलब होता है कि नेशनल लेवल का कोई क्राइम, कम माने देश का कोई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन लीक किया हो, या कोई भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन या कोई भी साइबर क्राइम एक्सेट्रा में इन्वॉल्व हुआ होगा, देश से रिलेटेड कोई, नेशनलिज्म से रिलेटेड कोई क्राइम किया होगा, प्लस क्राइम किया होगा प्लस इम्प्रिजमेंट मोर देन 6 मंथ, उस क्राइम को उसको 6 महीना से ज्यादा का सजा मिला होगा एंड 5 ईयर हैज नॉट एक्सपायर्ड, 5 साल पार नहीं हुए होंगे। तीन कंडीशन है, देखिए, उसने क्राइम किया है, दूसरा उस क्राइम की सजा उसको 6 महीना से ज्यादा की मिली है, तीसरा अभी तक उस सजा से अभी तक 5 साल एक्सपायर नहीं हुए हैं। समझ में आया? 5 ईयर हैज नॉट एक्सपायर्ड। समझ में आया? तीन कंडीशन है। उसके बाद एक चीज लिखा है, याद रखिए, मैं आगे इस चीज को समझा दे रहा हूं, उसके बाद नेक्स्ट उसमें समझाऊंगा। बोलता है सपोज मैंने 2018 में कोई क्राइम किया था, 2018 में, उसकी 2018 जनवरी में मैंने कोई क्राइम किया था, जनवरी में किया तो जून में हो जाते हैं, मुझे 6 महीने की सजा मिली, 7 महीने की सजा मिली, ठीक है। मेरी सजा अगस्त तक चली, जून जुलाई तक चली, जुलाई तक मेरी सजा चली, 2018 में मुझे रिलीज कर दिया गया, लेकिन आज के दिन वहां से 5 साल एक्सपायर नहीं हुए, 3 साल ही हुए, 18, 19, 20, 21 में 4 साल होंगे, तो 5 साल एक्सपायर नहीं हुए, तो मैं डायरेक्टर बनने के लायक नहीं हूँ, मैं एलिजिबल नहीं हूँ डायरेक्टर बनने के। समझ में आया? डिस्क्वालीफाई, डिस्क्वालीफाई मतलब क्वालिफाई नहीं है, एलिजिबल नहीं है डायरेक्टर बनने के लिए। समझ में आया? सिंपल सा बात है। मैंने कोई सजा की होगी, मैंने कोई क्राइम किया है, उस क्राइम की सजा मुझे 6 महीना और उससे ज्यादा मिली है और 5 साल अभी तक एक्सपायर नहीं हुए। कहां से? जहां से मुझे रिलीज होना चाहिए। 6 महीना जब मेरी सजा खत्म हो गई, वहां से 5 साल एक्सपायर नहीं हुए। फिर बोलता है, देखिए, if a person convicted offense and his imprisonment 7 years or more, then he shall not be eligible for appointment of director। बोलता है, चीज को समझिए, यदि मैंने कोई क्राइम किया और उसकी सजा मुझे 7 साल और उससे ज्यादा मिली है तो मैं कभी डायरेक्टर बन ही नहीं सकता। पहला केस में 5 साल बाद मैं डायरेक्टर बन सकता हूं, मुझे 6 महीना की सजा मिली, 6 महीना के बाद में जब रिलीज हुआ वहां से मेरा 5 साल एक्सपायर हो जाएगा, 5 साल जैसे एक्सपायर होगा मैं डायरेक्टर बनने के लिए काबिल हूं। लेकिन दूसरा केस में यदि मुझे 7 साल और उससे ज्यादा की सजा मिलेगी तो मैं डायरेक्टर बनने के काबिल ही नहीं हूं। समझ में आ रहा है? 4 पॉइंट है। पहला, मैं पागल हूं,
दूसरा है इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट हो गया हूं, कोर्ट ने डिक्लेयर भी कर दिया है। तीसरा मैंने खुद डिक्लेयर कर दिया कि मैं इंसॉल्वेंट हूं। चौथा मैंने क्राइम किया है, उसकी सजा मुझे 6 महीना से ज्यादा मिली है, लेकिन अभी तक 5 साल एक्सपायर नहीं हुए। जब मैं रिलीज हुआ वहां से 5 साल एक्सपायर नहीं हुए हैं, समझ में आया। लेकिन यदि मैंने ऐसा कोई क्राइम किया है जिसकी सजा मुझे 7 साल और उससे ज्यादा मिलेगी, तो मैं डायरेक्टर बनने के कभी भी लायक ही नहीं हूँ। पहला केस में जो सजा मिली है 5 साल बाद, जब मैं जेल से रिलीज हुआ उसके 5 साल बाद मैं दूसरा कंपनी में डायरेक्टर बन सकता हूँ, लेकिन यदि मुझे 7 साल की सजा मिल जाएगी तो मैं डायरेक्टर बनने के लायक ही नहीं। तीसरा बात, उसके बाद ई पॉइंट में बोलता है डिस्क्वालीफाइड बाय कोर्ट और एनसीएलटी। कोर्ट और एनसीएलटी ने बोल दिया कि ये आदमी नहीं बन सकता डायरेक्टर, सीधा सा बात है। कोर्ट ने किसी आदमी को बोल दिया कि आप डायरेक्टर नहीं बन सकते, तो वह किसी भी कंडीशन में कंपनी का डायरेक्टर नहीं बन सकता। कोर्ट और एनसीएलटी ने डिक्लेयर कर दिया। उस आदमी ने कोई कंपनी लॉ में कोई फ्रॉड वगैरह किया होगा तो कोर्ट और एनसीएलटी डिक्लेयर कर देता है कि ये आदमी डायरेक्टर बनने के लायक नहीं है, सीधा सा बात है। उसके बाद एफ पॉइंट बोलता है नॉट पेड कॉल ऑफ शेयर्स प्लस 6 मंथ एक्सपायर्ड। मैंने कंपनी से कुछ शेयर खरीदा था, सपोज शेयर का दाम था 10 रुपया, मैंने 6 रुपया का पेमेंट कर दिया। 1,000 शेयर खरीदा था मैंने कंपनी से, और उसका 10 रुपया करके उसका वैल्यू होता है 10,000 रुपया, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं था, तो मैंने कंपनी को बोला कि अभी मेरे से 6 रुपया करके ले लो और 3-4 महीना बाद मैं पैसे और 4 रुपया दे दूंगा। मतलब मैंने 1,000 शेयर के 6 रुपया करके 6,000 दे दिए, और 4,000 जो ड्यू था मेरा, मैं कमिटमेंट किया था कि 3 महीने बाद दे दूंगा, लेकिन अभी तक मैंने नहीं दिया और 6 महीना एक्सपायर हो गया। तब मैं उस किसी भी कंपनी में डायरेक्टर बनने के लायक नहीं हूँ, सीधा सा बात है। उसके बाद एक तो पेड और एक पॉइंट एच में बोला है नॉट ऑब्टेन डिन नंबर। मैंने डिन नंबर लिया ही नहीं, तब मैं डायरेक्टर बनने के लायक नहीं। याद रखिएगा, डिन नंबर लेना एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। इंडिया में कोई भी कंपनी का डायरेक्टर बनना चाहता है तो उसको सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट से डिन नंबर लेना पड़ेगा। यदि उसके पास डिन नंबर नहीं है तो आदमी डायरेक्टर बनने के लायक नहीं है। सबसे पहला मैं कब कब लायक नहीं हूँ डायरेक्टर बनने के पॉइंट सबको एकदम सिंपल भाषा में याद रखिए। अनसाउंड माइंड है, पागल है, इंसॉल्वेंट है, कोर्ट ने बोल दिया है, इंसॉल्वेंट है, मैंने खुद ने बोल दिया है। चौथा, मैंने कोई क्राइम किया, उसकी सजा मुझे 6 महीना और उससे ज़्यादा की मिली है, प्लस 5 साल एक्सपायर्ड नहीं हुए। मैं जब जेल से निकला वहाँ से 5 साल अभी तक एक्सपायर्ड नहीं हुए हैं। यदि एक्सपायर्ड हो जाएंगे तो मैं बन जाऊँगा, लेकिन एक्सपायर अभी तक हुए नहीं हैं, ठीक है। लेकिन यदि मुझे 7 साल की सज़ा मिल जाए और उससे ज़्यादा की सज़ा मिल जाए तो मैं कभी डायरेक्टर बन ही नहीं सकता हूँ। उसके बाद बोलता है कोर्ट और एनसीएलटी ने बोल दिया कि मैं डायरेक्टर नहीं बन सकता हूँ, मतलब नहीं बन सकता हूँ। उसके बाद बोलता है मैंने कंपनी से कुछ शेयर खरीदे थे और उसके पैसे अभी तक ड्यू हुए और 6 महीना हो गए, तब भी मैं डायरेक्टर नहीं बन सकता। और मैंने डिन नंबर नहीं लिया तो अभी मैं डायरेक्टर नहीं बन सकता हूँ। और एक पॉइंट है कन्विक्टेड ऑफेंस फॉर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। बोलता है सेक्शन 188 में रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस का कंप्लायंस बोला गया है, यदि वह मैं नहीं करता हूं तो मैं डायरेक्टर बनने के लायक नहीं हूं। सिंपल सही एच तक पॉइंट याद रखिएगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार आया है। पॉइंट को याद एकदम माइंड में सजा लीजिए। मैं पागल हूँ एंड कोर्ट ने बोल दिया, तब मैं डायरेक्टर नहीं बन सकता। दूसरा, मैं इंसॉल्वेंट हूँ और कोर्ट ने बोल दिया है तो मैं डायरेक्टर नहीं बन सकता हूँ। मैंने खुद ने बोल दिया हूँ कि मैं इंसॉल्वेंट हूँ तो मैं डायरेक्टर नहीं बन सकता हूँ। मैंने कोई क्राइम किया और उसकी सज़ा मुझे 6 महीना से ज़्यादा मिली है, 6 महीना से ज़्यादा मिली है, सपोज 7 महीना मिली है, और 5 साल एक्सपायर्ड नहीं हुए, मुझे जेल से निकले हुए अभी तक 5 साल एक्सपायर्ड नहीं हुए हैं, मतलब 5 साल बीते नहीं हैं, तो मैं डायरेक्टर नहीं बन सकता। उसके बाद बोलता है कोर्ट और एनसीएलटी ने बोल दिया है कि मैं डायरेक्टर नहीं बन सकता हूँ, मतलब नहीं बन सकता हूँ। मैंने किसी कंपनी का शेयर खरीदा था और उसका पैसा अभी तक दिया नहीं हूँ, अभी तक पैसा ड्यू है उसका और 6 महीने एक्सपायर हो गया, तो मैं डायरेक्टर नहीं बन सकता हूँ। और मैंने डिन नंबर नहीं लिया हूँ तो मैं डायरेक्टर नहीं बन सकता हूँ। और मैंने रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस का कंप्लायंस नहीं किया है सेक्शन 188 का, तब मैं डायरेक्टर नहीं बन सकता हूँ। सिंपल सा पॉइंट सब है, याद रखिएगा। आगे बोलता है, देखिए ये यदि इसमें से बोलता है ए पर्सन शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी इफ ही इज। यदि ए से लेके एच तक कोई भी पॉइंट मेरे पास होगा, मतलब मैं ऐसा एक भी क्वालिफिकेशन रखता हूँ, मैं अनसाउंड माइंड हूँ, मैं इंसॉल्वेंट हूँ, ऐसा कुछ भी होगा तो मैं डायरेक्टर बनने के काबिल ही नहीं हूँ, सीधा सा बात है। समझ में आया? ये पॉइंट बोलता है कि ये आदमी डायरेक्टर बनने के काबिल ही नहीं है, एलिजिबल ही नहीं है।
उसके बाद अभी मैं करा रहा हूँ, देखिए अभी ये बता रहा हूँ, देखिए डिफॉल्ट बाय कंपनी, यहाँ डिफॉल्ट कौन कर रहा है, कंपनी कर रहा है। यहाँ पर कौन डिफॉल्ट कर रहा था, आदमी का डिफॉल्ट था। लेकिन इस प्रोविजन में बोलता है डिफॉल्ट बाय कंपनी, कंपनी की गलती है, बट करेंट डायरेक्टर इज नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। कंपनी की गलती है लेकिन करेंट डायरेक्टर फिर से रीअपॉइंट नहीं हो सकता। मतलब अभी जिस कंपनी में एज ए डायरेक्टर वो डायरेक्टर रहेगा, लेकिन रीअपॉइंट नहीं हो सकता इन करंट कंपनी, उस कंपनी में फिर से रीअपॉइंट नहीं हो सकता एंड कैन नॉट टेक अपॉइंटमेंट इन न्यू कंपनी। दूसरा कंपनी में हम डायरेक्टर नहीं बन सकते हैं। जिस कंपनी में हम डायरेक्टर, उसमें डायरेक्टर रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें जब मेरा टर्म खत्म हो जाएगा 5 साल बाद, फिर से रीअपॉइंट नहीं हो सकते हैं। किसका गलती के कारण, कंपनी का गलती के कारण हम उस कंपनी में रीअपॉइंट नहीं हो सकते हैं, प्लस नया कंपनी में डायरेक्टर बन नहीं सकते हैं। इस चीज को समझ लीजिए क्या क्या है। देखिए इफ बोलता है हैज नॉट फाइल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एनुअल रिटर्न फॉर कंटिन्यूअस 3 इयर्स। यदि कोई कंपनी अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न कंटिन्यूअस 3 साल का फाइल नहीं करता, मतलब कंपनी अपना बैलेंस शीट और पीएल अकाउंट या रिटर्न 3 साल का फाइल नहीं करता, कंटिन्यूअस 3 इयर्स का होना चाहिए, और फेल्स टू रीपेज डिपॉजिट और इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स और डिक्लेयर डिविडेंड फॉर कंटिन्यूअस 1 और मोर ईयर। यदि कंपनी ने कोई लोन लिया है, वह लोन का पैसा वापस नहीं कर पा रहा है, या लोन पे कुछ इंटरेस्ट होता है वह भी वापस नहीं कर पा रहा है, या कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया और डिविडेंड का पैसा नहीं दे पा रहा है, और यह चीज एक साल पूरा कंटिन्यू हो रहा है और उससे ज़्यादा हो रहा है, तो यदि ऐसा कोई केस होता है तो इस केस में मैं उस कंपनी में फिर से डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो सकता हूँ। मेरे होते सोते यदि ऐसा हो रहा है, मैं भी उस कंपनी में डायरेक्टर हूँ और वह कंपनी 3 साल का रिटर्न फाइल नहीं कर रहा है, या वह कंपनी लोन का पैसा नहीं दे रहा है, तो मेरे होते सोते तो ऐसा हो रहा है, इसीलिए बोला गया ठीक है आप रहिए डायरेक्टर, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप रीअपॉइंटमेंट का आपका टाइम आएगा तो आपको फिर से रीअपॉइंट नहीं किया जाएगा और आपका यही सजा है कि आप दूसरा कंपनी में भी डायरेक्टर नहीं हो सकते, क्योंकि आपके होते सोते कंपनी या डिफॉल्ट कैसे कर सकता है, इसीलिए ये प्रोविजन बनाया गया। मेनली पॉइंट है आपका ये, जब भी डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर आपका आता है एग्जाम में, इस ए से लेके एच पॉइंट को जरूर लिखिएगा। अभी मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, अनसाउंड माइंड पागल होऊंगा और कोर्ट डिक्लेयर करेगा उस चीज को। दूसरा बोलता है इंसॉल्वेंसी कोर्ट के द्वारा डिक्लेयर होगा मेरा, यदि मैं इंसॉल्वेंट हूँ वह कोर्ट डिक्लेयर करेगा, और मैं खुद डिक्लेयर करूंगा मैं इंसॉल्वेंट हूँ और मेरा एप्लीकेशन पेंडिंग भी रहेगा तो चलेगा कोर्ट के पास, लेकिन ये डिक्लेयर होगा। चौथा बोलता है मैंने कोई क्राइम किया, उसकी सजा मुझे 6 महीना से ज्यादा मिली है बट 5 साल एक्सपायर नहीं हुआ। और उसके 5वां पॉइंट बोलता है कोर्ट ने ही बोल दिया, एनसीएलटी ने बोल दिया मैं डायरेक्टर नहीं बन सकता हूँ। उसके बाद बोलता है मैंने कंपनी से कुछ शेयर खरीदे थे, उसका पैसा मैंने नहीं दिया और 6 महीना एक्सपायर हो गया है। उसके बाद बोलता है कि मैंने कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन जो सेक्शन 188 का कंप्लायंस नहीं किया है। उसके बाद बोलता है मैंने डिन नंबर नहीं लिया। ये सिंपल सा पॉइंट है, मैं बहुत अच्छा से बता दे रहा हूँ, ए से एस तक याद रखिएगा। और ये कंपनी का डिफॉल्ट रहेगा तो मैं दूसरा कंपनी में, उस कंपनी में फिर से रीअपॉइंट नहीं हो सकता हूँ और दूसरा कंपनी में डायरेक्टर नहीं बन सकता यदि कंपनी ऐसा काम करता है तो। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है डिस्क्राइब द प्रोसीजर फॉर रेजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर्स। बोलता है रेजिग्नेशन का सिंपल मीनिंग है मैं वह पोस्ट को छोड़ रहा हूँ, मैं वहां से रिजाइन कर रहा हूँ। मैं जो डायरेक्टर में जिस कंपनी में डायरेक्टर था, मैं अपनी डायरेक्टर की पोस्ट को छोड़ रहा हूँ, मैं डायरेक्टर से रिजाइन दे रहा हूँ, मैं उस कंपनी को छोड़ रहा हूँ। सीधा सा बात है, मैं उस कंपनी को छोड़ रहा हूँ। ठीक है, यदि कोई बंदा, कोई आदमी कंपनी को छोड़ देता है, कंपनी से रिजाइन कर देता है डायरेक्टर की पोस्ट में, उसका कुछ प्रोसीजर है वो फॉलो करना पड़ता है। क्या है देखिए, सबसे पहले बोलता है डायरेक्टर गिवन रिटर्न नोटिस टू द कंपनी फॉर रेजिग्नेशन। डायरेक्टर कंपनी को एक रिटर्न नोटिस देगा कि मैं रिजाइन कर रहा हूं आपकी कंपनी से। डायरेक्टर रिटर्न नोटिस देगा, मतलब सिंपल सा बात है, डायरेक्टर रेजिग्नेशन लेटर देगा कंपनी को, उसी को बोलते हैं रिटर्न नोटिस। समझ में आया? डायरेक्टर रेजिग्नेशन लेटर दे रहा है कंपनी को कि मैं आपकी कंपनी छोड़ रहा हूं। डायरेक्टर ने रिटर्न नोटिस दिया कंपनी को, फर्स्ट। सेकेंड बोलता है कंपनी का जिम्मेदारी होता है कंपनी फाइल आरओसी फॉर्म DR12 विद इन 30 डेज फ्रॉम डेट ऑफ रिसीविंग रिटर्न नोटिस। बोलता है कंपनी का जिम्मेदारी है कि वो आरओसी को, रजिस्टर ऑफ कंपनी को इन्फॉर्म करे, एमसीए को इन्फॉर्म करे कि यह आदमी मेरा कंपनी को छोड़ दिया है। तभी क्या करेगा एमसीए के पास जो लिस्ट रहता है, लिस्ट ऑफ डायरेक्टर से उस आदमी का नाम हटा देगा। तो कंपनी का जिम्मेदारी क्या है कि आरओसी को इन्फॉर्म करे, कितना दिन के अंदर? 30 दिन के अंदर। कौन से फॉर्म में?
फॉर्म DIR-12। समझ में आया? डायरेक्टर का जिम्मेदारी है रिटर्न नोटिस देगा कंपनी को। कंपनी का जिम्मेदारी है कि वह 30 दिन के अंदर ROC को इन्फॉर्म करेगा फॉर्म DIR-12 में। फिर क्या बोलता है देखिए, डायरेक्टर फाइल ROC फॉर्म DIR-11 विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीविंग, फ्रॉम डेट ऑफ गिविंग रिटर्न नोटिस होगा। ठीक है, डायरेक्टर का जिम्मेदारी है कि वह DIR-11 फॉर्म में ROC को इन्फॉर्म करे। मतलब ROC को इन्फॉर्म करना दोनों का जिम्मेदारी है, कंपनी का भी जिम्मेदारी है और डायरेक्टर का भी जिम्मेदारी है। तो पहला डायरेक्टर का जिम्मेदारी है कि कंपनी को रिटर्न नोटिस दे कि हम आपका कंपनी छोड़ रहे हैं, आपकी कंपनी से हम रिजाइन कर रहे हैं। फिर कंपनी का जिम्मेदारी है कि वो ROC को इन्फॉर्म करेगा फॉर्म DIR-12 में 30 दिन के अंदर, जब से डायरेक्टर रिजाइन कर रहा है वहां से 30 दिन के अंदर। और डायरेक्टर का जिम्मेदारी है वह भी ROC को इन्फॉर्म करेगा फॉर्म DIR-11 में विद इन 30 डेज, जब से वह कंपनी को नोटिस दे रहा है वहां से 30 दिन के अंदर। डायरेक्टर का भी जिम्मेदारी है ROC को इन्फॉर्म करना। पहला जिम्मेदारी है डायरेक्टर का क्या, कंपनी को रिटर्न नोटिस देना। दूसरा जिम्मेदारी है डायरेक्टर का कि ROC को इन्फॉर्म करना, और कंपनी का भी जिम्मेदारी है कि ROC को इन्फॉर्म करे कि डायरेक्टर मेरा कंपनी से छोड़ दिया है। अब देखिए थर्ड पॉइंट बोलता है रेजिग्नेशन इंफॉर्मेशन पोस्टेड ऑन वेबसाइट ऑफ द कंपनी। कंपनी का क्या जिम्मेदारी है, अपना वेबसाइट में बोल देगा कि यह डायरेक्टर मेरा कंपनी से छोड़ रहा है, रिजाइन कर रहा है। कंपनी का जिम्मेदारी अपना वेबसाइट में उसको पोस्ट करना। फिर बोलता है रेजिग्नेशन इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज इन डायरेक्टर रिपोर्ट। जो डायरेक्टर कंपनी को छोड़ रहा है वह इंफॉर्मेशन कंपनी अपना एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट में देगा। मतलब एनुअल रिपोर्ट में, एनुअल रिपोर्ट के साथ डायरेक्टर रिपोर्ट जाता है कंपनी का, कंपनी अपना डायरेक्टर रिपोर्ट में बोलेगा कि यह डायरेक्टर मेरा कंपनी को छोड़ दिया है। सिंपल सा 3 पॉइंट। देखिए डायरेक्टर का क्या जिम्मेदारी है, देखिए चीज को समझिए, 2 चीज बोला गया, डायरेक्टर का कुछ जिम्मेदारी है, कुछ कंपनी का जिम्मेदारी है। तो बोलता है सबसे पहला डायरेक्टर का जिम्मेदारी है कि कंपनी को रिटर्न नोटिस दे, मतलब रेजिग्नेशन लेटर दे, मैं आपकी कंपनी छोड़ रहा हूं। दूसरा डायरेक्टर का जिम्मेदारी है कि वह ROC को इन्फॉर्म करेगा DIR-11 फॉर्म में। डायरेक्टर का 2 जिम्मेदारी है कि कंपनी को एक रिटर्न नोटिस देना और ROC को इन्फॉर्म करना। ठीक है, अब कंपनी का क्या क्या जिम्मेदारी है देखिए। कंपनी का पहला जिम्मेदारी है कि वो ROC को इन्फॉर्म करेगा कि यह बंदा मेरा कंपनी को छोड़ रहा है 30 दिन के अंदर, फॉर्म DIR-12 में। कंपनी का यह पहला जिम्मेदारी। दूसरा जिम्मेदारी कंपनी का क्या है, कंपनी अपना वेबसाइट में पोस्ट कर देगा कि यह डायरेक्टर मेरा कंपनी को छोड़ रहा है। तीसरा कंपनी का क्या जिम्मेदारी है, कंपनी अपना डायरेक्टर रिपोर्ट में बोलेगा कि यह डायरेक्टर मेरा कंपनी को छोड़ दिया। कंपनी का 3 जिम्मेदारी बताया, पहला ROC को इन्फॉर्म करना, दूसरा अपना वेबसाइट में डिस्क्लोज करना, तीसरा अपना डायरेक्टर रिपोर्ट में डिस्क्लोज करना। डायरेक्टर का 2 जिम्मेदारी बताए थे, पहला है कंपनी को रिटर्न नोटिस देना, दूसरा फॉर्म DIR-11 में ROC को इन्फॉर्म करना। सिंपल सा बात है। अब देखिए सिंपल भाषा में समझा रहा हूं मैं। डायरेक्टर का 2 जिम्मेदारी है, पहला है क्या, कंपनी को रिटर्न नोटिस देना और दूसरा ROC को इन्फॉर्म करना DIR-11 फॉर्म में। कंपनी का क्या जिम्मेदारी है, कंपनी का 3 जिम्मेदारी है, ROC को इन्फॉर्म करना, DIR-12 में अपना वेबसाइट में पोस्ट करना, तीसरा अपना डायरेक्टर रिपोर्ट में डिस्क्लोज करना। ये 3 जिम्मेदारी कंपनी का है। 2 जिम्मेदारी डायरेक्टर का था, 3 जिम्मेदारी कंपनी का। आगे देखिए, रेजिग्नेशन shall take effect from the date on which the company received notice of resignation or any date specified in notice whichever is later। सपोज मैं डायरेक्टर हूं, मैं कंपनी को छोड़ रहा हूं, मैंने नोटिस दिया 10 जनवरी को और मैंने नोटिस में लिख दिया कि मैं 11 जनवरी से आपके ऑफिस में काम नहीं करूंगा, तो मेरा रेजिग्नेशन 11 जनवरी से माना जाएगा। whichever is later the date on which the company received the notice। कंपनी को मैंने 10 तारीख को नोटिस दे दिया, लेकिन उस नोटिस में एनी डेट स्पेसिफाइड इन नोटिस, उस नोटिस में मैंने डाल दिया कि मैं 11 तारीख से आपके ऑफिस में काम नहीं कर पाऊंगा, लास्ट में 11 तारीख से करूंगा। मतलब मैंने 1 दिन पहले ही रेजिग्नेशन दे दिया, लेकिन वह रेजिग्नेशन मेरा इफेक्टिव होगा जो लेटर डेट होगा, मतलब डेट ऑफ कंपनी जिस दिन नोटिस रिसीव कर रहा है और जो मैंने डेट स्पेसिफाइड किया नोटिस में, whichever is later। सिंपल सा मीनिंग समझिए। प्रोसेस फॉर रेजिग्नेशन में डायरेक्टर की 2 जिम्मेदारी है। फर्स्ट है कंपनी को रिटर्न नोटिस देना, दूसरा है ROC को DIR-11 फॉर्म में इन्फॉर्म करना। कंपनी की 3 जिम्मेदारी है, पहला है ROC को DIR-12 में इन्फॉर्म करना, अपना वेबसाइट में पोस्ट करना,
तीसरा है अपने डायरेक्टर रिपोर्ट में डिस्क्लोज करना। लेकिन डेट ऑफ रेजिग्नेशन कब से माना जाएगा? जिस दिन डायरेक्टर नोटिस दे रहा है, और यदि कोई नोटिस में कोई डेट स्पेसिफाइड कर रहा है जो लेटर डेट होगा उससे मानेंगे। सिंपल सा चीज है, समझिए कंसेप्ट को समझिए। अब बोलता है नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है पावर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। सेक्शन 179 में बोर्ड को बोला गया है कि कुछ पावर दिया गया है। बोर्ड क्या करता है? कंपनी का सारा मैनेजमेंट का काम देखता है, सारा मैनेजमेंट को कंट्रोल करता है, ठीक है। कंपनी का सारा काम बोर्ड देखता है, सारा काम कंपनी का कंट्रोल करता है। अफेयर्स ऑफ द कंपनी कौन करता है? बोर्ड करता है। घुमा फिरा के बोलेंगे तो बोर्ड कंपनी का, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होंगे कंपनी का सारा काम वही करते हैं, ठीक है। तो बोलता है बोर्ड, अब डायरेक्टर सारा काम कैसे करेंगे? उनको पावर दिया जाएगा तब तो काम कर पाएंगे, सीधा सा बात है। तो बोला गया है सेक्शन 179 में हम डायरेक्टर्स लोगों को कुछ पावर दे दिए कि ये डायरेक्टर लोग कर सकते हैं, तभी तो कंपनी चलेगा। अब डायरेक्टर हर बार तो शेयर होल्डर लोगों से पूछने नहीं जाएगा, पूछने जाएगा तो कंपनी का काम पेंडिंग हो जाएगा। इसीलिए पहले से उन लोगों को कुछ पावर दे दिया गया है सेक्शन 179 में कि आप यह काम कर सकते हैं। क्या क्या काम कर सकते हैं? देखिए, पावर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सेक्शन 179, पासिंग बोर्ड बीआर इन बीएम। बीआर मतलब होता है बोर्ड रिजोल्यूशन, बीएम होता है बोर्ड मीटिंग। बोलता है बोर्ड कोई भी काम करता है उसके लिए उसको एक बोर्ड रिजोल्यूशन पास करना पड़ता है बोर्ड मीटिंग में। याद देखिए, डायरेक्टरों का जो मीटिंग होता है उसको बोलते हैं बोर्ड मीटिंग, और उस मीटिंग में कोई भी रिजोल्यूशन पास होता है उसको बोलते हैं बोर्ड रिजोल्यूशन। और रिजोल्यूशन पास करने के लिए मोर देन 50% से ज्यादा मेजोरिटी होनी चाहिए डायरेक्टरों की, ठीक है। 10 डायरेक्टर है तो उसमें से यदि सब वोट देते हैं तो कम से कम 6 डायरेक्टर उस चीज के लिए अप्रूव करेंगे, तभी बोर्ड रिजोल्यूशन पास होगा, ठीक है। अब देखिए पावर क्या है बोर्ड का, एक बार पढ़ दूंगा आपको याद रह जाएगा। बोलता है सबसे पहला पावर है बोर्ड का टू मेक कॉल ऑन शेयर होल्डर फॉर देयर अनपेड मनी और शेयर्स। मतलब बोलता है शेयर होल्डर लोगों का पैसा कुछ ड्यू है तो उससे पैसा मांग सकता है बोर्ड, ठीक है। सपोज मैंने कंपनी का 1000 शेयर लिया और शेयर का दाम था 10 रुपया करके, ठीक है। मैंने कंपनी को बोला कि मैं अभी 6 रुपया दे सकता हूँ, बाद में मैं 4 रुपया दे दूंगा। मैंने 6000 रुपये दे दिए और 4000 रुपये मेरे ड्यू है कंपनी को। तो डायरेक्टर के पास पावर है, वह हमसे पैसा मांग सकता है 4000 रुपया, सीधा सा बात है। तो शेयर होल्डर से उनका अनपेड मनी डायरेक्टर मांग सकता है, उसको पास पावर दिया गया है। दूसरा बोलता है ऑथराइज फॉर बायबैक ऑफ शेयर्स, कि डायरेक्टर कंपनी का शेयर को बायबैक कर सकता है, लेकिन 10% तक ही, याद रखिएगा। ऑथराइज कर सकता है बायबैक, मतलब डायरेक्टर लोग बायबैक का परमिशन दे सकता है, लेकिन सिर्फ 10% ऑफ पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व, सिर्फ 10% तक का पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व का ही बायबैक डायरेक्टर को परमिशन है करने का, ठीक है। तीसरा बोलता है टू इशू सिक्योरिटी इंक्लूडिंग डिबेंचर्स। डायरेक्टर चाहे कंपनी का शेयर किसी को इशू करना तो कर सकता है, या डिबेंचर इशू करना चाहे कंपनी का तो डायरेक्टर कर सकता है। शेयर इशू कर सकता है, डिबेंचर इशू कर सकता है डायरेक्टर, उसको पावर दिया गया है। डायरेक्टर टू बोरो मनी, डायरेक्टर को लगता है कि बैंक से हमको कुछ पैसा चाहिए कंपनी को रन करने के लिए, कंपनी के ग्रोथ के लिए, तो डायरेक्टर कंपनी का अच्छा के लिए बोरो कर सकता है मनी फ्रॉम बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या किसी से भी, ठीक है। डायरेक्टर के पास पावर है उधार लेने का, ठीक है। टू इन्वेस्ट फंड ऑफ द कंपनी, यदि कंपनी का पैसा कुछ अच्छा रिटर्न आ रहा है तो कहीं इन्वेस्ट करने का डायरेक्टर के पास पावर है। टू अप्रूव फाइनेंशियल स्टेटमेंट और टू अप्रूव बोर्ड रिपोर्ट, मतलब सीधा सा बात है कंपनी का बैलेंस शीट और पीएल अकाउंट डायरेक्टर साइन कर सकता है, कंपनी का बोर्ड रिपोर्ट डायरेक्टर साइन कर सकता है। अप्रूव मतलब साइनिंग ऑफ द बोर्ड रिपोर्ट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब डायरेक्टर के पास पावर है कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट साइन करने का, कंपनी का बोर्ड रिपोर्ट साइन करने का डायरेक्टर के पास पावर है। टू ग्रांट लोन और गिव गारंटी, डायरेक्टर चाहे किसी को लोन देना तो दे सकता है, किसी का गारंटी देना चाहे तो दे सकता है। टू अप्रूव अमालगमेशन एंड मर्जर, डायरेक्टर चाहेगा मेरा कंपनी किसी और कंपनी के साथ मर्ज हो कंपनी का अच्छा के लिए, कंपनी का ग्रोथ के लिए, तो डायरेक्टर ऐसा कर सकता है, माने अप्रूव कर सकता है अमालगमेशन और मर्जर को। टू मेक पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन, यदि डायरेक्टर को लगे कि पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन देना जरूरी है तो डायरेक्टर पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन कर सकता है। टू अपॉइंट और रिमूव केएमपी, यदि किसी केएमपी को अपॉइंट करना चाहते हैं, केएमपी मतलब डायरेक्टर, सीएफओ एक्सेट्रा, कंपनी सेक्रेटरी, यदि डायरेक्टर चाहे तो किसी डायरेक्टर को या सीएफओ को या कंपनी सेक्रेटरी को अपॉइंट करना चाहे तो कर सकता है, हटाना चाहे तो हटा सकता है। डायरेक्टर के पास पावर है, मतलब ये पावर दिया है। फिर मैं एक बार खाली समझाऊंगा, आप सुन लीजिए, याद हो जाएगा। शेयर होल्डर से अनपेड मनी मांग सकता है डायरेक्टर,
बायबैक के लिए कंपनी को ऑथराइज कर सकता है डायरेक्टर। कंपनी का शेयर इशू करना चाहे, डिबेंचर इशू करना चाहे तो डायरेक्टर कर सकता है। कंपनी किसी से फंड बोरो करना चाहे तो डायरेक्टर कर सकता है। किसी कंपनी में या कहीं इन्वेस्ट करना चाहे कंपनी का पैसा तो डायरेक्टर कर सकता है। फिनेंशियल स्टेटमेंट को और बोर्ड रिपोर्ट को डायरेक्टर साइन कर सकता है। किसी को लोन देना चाहे तो डायरेक्टर कर सकता है। कंपनी का अमालगमेशन और मर्जर को अप्रूव करना चाहे तो डायरेक्टर कर सकता है। पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन चाहे तो डायरेक्टर कर सकता है। और केएमपी वगैरह को अपॉइंट करना चाहे या हटाना चाहे तो डायरेक्टर कर सकता है। मतलब ये पावर दिया गया है डायरेक्टर को। सिंपल सा बात है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है आंसर द क्वेश्चंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोलता है। देखिए, एबी लिमिटेड हैज एडवांसेस ए लोन ऑफ 2 लाख टू वन ऑफ इट्स डायरेक्टर इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 185 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। स्टेट द कंसिक्वेंस ऑफ सच कॉन्ट्रावेंशन। एक बार आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए, मैं बता रहा हूँ आपको आंसर। बोलता है सेक्शन 185 में लिखा हुआ है कि कंपनी डायरेक्टर को लोन नहीं दे सकता, प्रोहिबिटेड है डायरेक्टर को लोन देना। सेक्शन 185 में क्लियरली लिखा हुआ है कंपनी डायरेक्टर को लोन नहीं दे सकता है। यदि ऐसा कंपनी करता है तो कंपनी को, कंपनी का ऑफिसर को, डायरेक्टर को, तीनों को फाइन देना पड़ेगा। और कंपनी को, कंपनी का ऑफिसर और डायरेक्टर को 6 महीना का सजा भी हो सकता है। देखिए क्या बोला गया है। सेक्शन बोलता है कंपनी कैन नॉट गिव लोन्स टू डायरेक्टर। सेक्शन 185 में क्लियरली बोला गया है लोन्स टू डायरेक्टर इज प्रोहिबिटेड। डायरेक्टर को लोन देना प्रोहिबिटेड है, मना है। यदि कंपनी ऐसा करता है तो कंपनी को पेनल्टी देना पड़ेगा। पेनल्टी फॉर गिविंग, पेनल्टी फॉर कंपनी। कंपनी को 5 लाख से 25 लाख तक का आरओसी फाइन लगा सकता है यदि कंपनी सेक्शन 185 का वायलेशन करता है तो। प्लस पेनल्टी फॉर ऑफिसर ऑफ द कंपनी। कंपनी का जो ऑफिसर रहेगा उसको इम्प्रिजमेंट 6 महीना का सजा हो जाएगा, जेल हो जाएगा। प्लस और या उसको 5 लाख से 25 लाख का फाइन लगा सकता है आरओसी। थर्ड, पेनल्टी फॉर डायरेक्टर। डायरेक्टर को भी 6 महीना का सजा हो सकता है या फाइन लग सकता है 5 लाख से 25 लाख का। तो सीधा सा आपको याद रखना है, यदि कंपनी लोन देता है डायरेक्टर को, सेक्शन 185 का वायलेशन करता है तो फाइन कंपनी हो या कंपनी का ऑफिसर हो या कंपनी का डायरेक्टर हो जिस डायरेक्टर ने लोन लिया है, तीनों को 5 से 25 लाख तक का फाइन लग सकता है। एंड कंपनी का जो ऑफिसर है, डायरेक्टर है, उन दोनों को 6 महीना की जेल भी हो सकती है। सिर्फ इतना याद रखना, सेक्शन 185 का वायलेशन करेगा तो कंपनी, कंपनी का ऑफिसर और डायरेक्टर तीनों पेनलाइज हो सकते हैं। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन अपने करेंगे, लास्ट क्वेश्चन है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोलता है इन ए पब्लिक कंपनी द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर आर 7 एंड 2 ऑफिसेस ऑफ द डायरेक्टर हैव फॉलन वैकेंट। बोलता है कंपनी में टोटल 9 डायरेक्टर हो सकते हैं लेकिन 2 डायरेक्टर का पोस्ट खाली ही है। मतलब घुमा फिरा के कंपनी में कितने डायरेक्टर है? 7 डायरेक्टर है। Referring to the relevant provision of the Companies Act 2013, what would be the quorum for the board meeting and can the article of the company fix the quorum for the board meeting? क्वेश्चन आप अच्छा से पढ़िए, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको। सबसे पहले जानिए कि quorum क्या होता है। quorum मतलब होता है मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर प्रेजेंटेड फॉर वैलिड बोर्ड मीटिंग। मतलब उतना डायरेक्टर मिनिमम आना चाहिए तभी वह बोर्ड मीटिंग वैलिड होगा। मतलब मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स फॉर ए बोर्ड मीटिंग। क्वारम मतलब होता है मिनिमम उतना डायरेक्टर उस बोर्ड मीटिंग में आना चाहिए, नहीं तो वह बोर्ड मीटिंग वैलिड नहीं होगी। मतलब मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स उस बोर्ड मीटिंग में प्रेजेंट होना ही चाहिए उतना, अदरवाइज वो बोर्ड मीटिंग वैलिड नहीं मानी जाएगी। तो बोला गया है कि क्वारम फॉर बोर्ड मीटिंग क्या है? मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स बोर्ड मीटिंग के लिए कितना होना चाहिए? रूल्स बोलता है 1/3 ऑफ द टोटल डायरेक्टर्स। टोटल रिमेनिंग डायरेक्टर मतलब टोटल प्रेजेंट डायरेक्टर, जितना कंपनी में डायरेक्टर है उसका 1/3 तो आना ही चाहिए, अदरवाइज वह मीटिंग वैलिड ही नहीं होगी। और यदि 1/3 में कुछ राउंडेड ऑफ होता है तो उसको फ्रैक्शन को राउंड ऑफ कर देते हैं, फ्रैक्शन होता है। तो यहाँ पर देखिए टोटल कंपनी में कितना डायरेक्टर प्रेजेंट है,
नो डायरेक्टर का कैपेबिलिटी है कंपनी का, लेकिन कंपनी में 2 डायरेक्टर का पोजीशन वैकेंट है, मतलब घुमा फिरा के कंपनी में भी 7 डायरेक्टर है। ठीक है, टोटल डायरेक्टर कितना है कंपनी में भी 7 है, तो 7 का 1/3 करेंगे 2.33 को राउंडेड ऑफ कर देंगे 3, तो मिनिमम 3 डायरेक्टर यहाँ चाहिए इस कंपनी का। बोर्ड मीटिंग को वैलिड करने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर कितना परसेंट होना चाहिए, 3 डायरेक्टर होना ही चाहिए। अब दूसरा बोलता है कैन द आर्टिकल ऑफ द कंपनी फिक्स द क्वारम हायर और लोअर फॉर द बोर्ड मीटिंग। बोलता है, देखिए प्रोविजन बोलता है आर्टिकल फिक्स हायर क्वारम बट नॉट बिलो 1/3 ऑफ टोटल डायरेक्टर। मतलब बोलता है रूल में बोला गया कि 1/3 ऑफ द टोटल डायरेक्टर क्वारम होना ही चाहिए। आर्टिकल मतलब होता है कंपनी का रूल्स बुक, कंपनी का ये रूल्स कंपनी फॉलो करेगा, वह कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा गया है। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कंपनी अपना रूल बुक में यह लिख सकता है कि जो क्वारम है कंपनी का, जो मिनिमम क्वारम है उससे ज्यादा का लिमिट रख सकता है, उससे कम का नहीं रख सकता। मतलब जैसे यहाँ पर 1/3 जो है, मतलब 3 क्वारम मिनिमम यहाँ रिक्वायरमेंट है, तो अपना आर्टिकल में हम ये लिख सकते हैं कि हमको यहाँ क्वारम कम से कम 5 चाहिए, तब वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है, हम ज्यादा क्वारम लिख सकते हैं, लेकिन जो रूल में जितना बोला गया है उससे कम नहीं लिख सकते। मैंने 1/3 जो 3 लिखा है, यहाँ हम ये आर्टिकल में नहीं लिख सकते कि मेरा 2 क्वारम में मेरा मीटिंग वैलिड हो जाएगा, वह अलाउड नहीं है आर्टिकल में हमको लिखना। मैक्सिमम क्वारम हम यहाँ लिख सकते हैं, इस केस में हम ये लिख सकते हैं अपना आर्टिकल में कि कम से कम हमको 5 क्वारम चाहिए, तब अलाउड है, लेकिन मिनिमम जो लिमिट है उसके ऊपर जा सकते हैं, उसके नीचे नहीं जा सकते, याद रखिएगा। आर्टिकल फिक्स हायर क्वारम बट नॉट बिलो 1/3 ऑफ द टोटल डायरेक्टर्स। डायरेक्टर चैप्टर का मैंने सारा सम करा दिया है। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को जरूर लाइक कीजिएगा, मेरे वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।